इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन फ्लास्क स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। हम लोग सबसे पहले फ्लास्क के बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे। हेरोकू पे डिप्लॉय करना एकदम आसान है और आप ये डिप्लॉयमेंट फ्री में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हेरोकू डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा। फ्लास्क की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों को कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें टिप्स ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स मेरी एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्लास्क को पूरा डाइजेक्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप लोग फ्लास्क पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं खाएंगे, कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। फ्लास्क में किसी भी तरह की एपीआई चाहे आप लोग बनाना चाहते हो या फिर आप लोग कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, कुछ भी आप लोग फ्लास्क से चाहते हैं तो आप लोग फ्लास्क की सहायता से सारे काम कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को इस वीडियो को देखने से पहले पाइथन आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है तो आप लोग इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पाइथन की एक बेसिक नॉलेज इज अ मस्ट। सो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा और इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे, जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को बनाकर काम करना, डेटाबेसेस को स्कीमा से बनाना और उसके बाद हेरोकू जैसी सर्विस पर डिप्लॉय करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर खोलूंगा और यहाँ पर google.com पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फ्लास्क पाइथन लिखूंगा और फ्लास्क पाइथन लिखने के बाद देखो फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मुझे एक पेज दिख गया है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन फ्लास्क की लिखी हुई है, काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और मुझे मालूम है ये बिगिनर्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट हम लोगों को अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए फ्लास्क में और उसके बाद उसको डिप्लॉय भी कर लें कम से कम टाइम में, बिना इतना सारा इन्फॉर्मेशन को ग्रैब्स करते हुए। पता नहीं इतना सारा पढ़ने के बाद किसी बिगिनर को समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, बट फियर नॉट, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर मैं इस फोल्डर को खोलने वाला हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है तो लेट मी टेल यू, विजुअल स्टूडियो कोड इज अ सोर्स कोड एडिटर। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, और अगर आप लोग मैक वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये आपको मैक का जो ऑप्शन है वो देगा डाउनलोड करने का। मुझे विंडोज़ का दे रहा है और मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अगेन मैं आप लोगों को इसको वापस से इंस्टॉल करके दिखा दूंगा एक बार और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ये ऑप्शन है ये किस तरह से आता है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो इसके डाउनलोड होने तक का मैं इंतज़ार करता हूँ और यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ स्पीड आ रही है मेरी। मैं यहाँ पर देखो हो गया डाउनलोड यार, लो मैंने इसको रन कर दिया और रन करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड आपका चल रहा है, भाई साहब बंद कर लीजिए उसको। और मैं यहाँ पर क्लिक होकर टू कंटिन्यू कैंसिल टू एग्जिट करूँगा और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को अभी के लिए बंद कर दूंगा और अब विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप को चलाऊंगा। और यहाँ पर इसको चलाने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है सिंपली एग्रीमेंट को, और ये सारे बॉक्सेस आपको चेक करने हैं जो कि मैंने यहाँ पर चेक कर रखे हैं, क्योंकि यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। राइट क्लिक ओपन विद कोड वाला ऑप्शन आपको इसी से मिलने वाला है। मैं यहाँ पर इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और इंस्टॉल ये हो जाएगा। बहुत तेज इंस्टॉल होता है ये यार, और अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है चिंता मत करना, इंस्टॉल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये सब चीज़ें तो परेशान करती नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह परेशान करता है कभी कभी, बट VS कोड इंस्टॉल करना कभी आपको परेशान नहीं करेगा। एक बात और बताता हूँ, अगर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप दोबारा से सेटअप को रन कर दें, जैसे कि मैंने किया। आपका कोई डेटा नहीं उड़ेगा, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है दोबारा से और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए जो है लॉन्च नहीं करूँगा, फिनिश पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके इसको यहाँ पर खोल लूँगा। खैर ये हो गई विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने की बात। आप यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करें, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार मेरे हिसाब से। क्योंकि यार ज़रा सोचो, एक टर्मिनल आपको यहीं मिल जाता है, आपको दूसरी टर्मिनल विंडो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर पिप इंस्टॉल वर्चुअल env लिखना है। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि आपका Python 3 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप python.org पे जाकर पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पर डाल सकते हैं पाइथन डाउनलोड और यहाँ पर देखो डाउनलोड पाइथन, यहाँ पर आप पाइथन का 3.9 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत आराम से हो जाता है इंस्टॉल। ये भी इसमें भी ऐड टू पाथ करना मत भूलना आप लोग, और ये सब मैंने और वीडियोस में कई बार बता रखा है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपको पाइथन बेसिक्स आते हैं तो आपको इसमें तो दिक्कत नहीं ही होगी, और अगर इसमें दिक्कत हो रही है आपको तो मेरा लर्न पाइथन इन 1 वीडियो देख लेना, वहाँ पर ये सब बातें बताई हैं। 1 घंटे के करीब का वीडियो है बोला। और यहाँ पर देखो पिप इंस्टॉल वर्चुअल एन लिखने के बाद मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर एक वर्चुअल env नाम से एक वर्चुअल
इन्वायरमेंट बनाऊंगा और मैं बताता हूँ ये बेसिकली हो क्या रहा है। ये बेसिकली हो ये रहा है कि देखो, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरा मेन पाइथन है, यानी कि मेरे सिस्टम में जो पाइथन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि यार उसके साथ छेड़खानी ना हो। ज़रा सोचो कि मैं एक पर्टिकुलर पैकेज का वर्जन 1.1 यूज़ करना चाहता हूँ इस वाले ट्यूटोरियल के लिए, और 1.8 उसी पैकेज का मैं यूज़ करना चाहता हूँ दूसरे ट्यूटोरियल के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1.1 एक प्रोजेक्ट के लिए और 1.8 दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरे कंप्यूटर में एट अ टाइम एक ही वर्जन इंस्टॉल हो सकता है, जो कि या तो 1.1 होगा या 1.8 होगा। अगर मैं env यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको मैं आइसोलेट कर रहा हूँ अपने सारे के सारे पैकेजेस को इस एनवायरनमेंट में, यानी कि मैंने एक पाइथन का जो इंस्टेंस है, जो कि मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर उसका एक कॉपी बना लिया है। इसे कहते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप चाहते हो, आपका भाई चाहता है आपके घर में एसी लगे, और आप चाहते हैं आपके घर में कूलर लगे, और मान लो कि आपकी बहन चाहती है आपके घर में जो है सिर्फ फ़ैन लगे। एसी, कूलर, फ़ैन, ये 3 अलग अलग चॉइसेस हैं, एक घर में एक ही चीज़ लग सकती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप लोगों ने क्या करा कि आपके भाई जो है उन्होंने दूसरा घर बना लिया, आपकी जो बहन है उसने दूसरा बना लिया अपना एक घर। एक तरह से कुछ ऐसा समझ लो यार कि हम आइसोलेट कर देते हैं इन्वायरमेंट को, ताकि इस इन्वायरमेंट का मेरे जो बेस इन्वायरमेंट है उससे कोई मतलब ना हो, और कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट बन चुका है यहाँ पर, और कभी कभी क्या होता है ना कि स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला कमांड जो है वो रन करना पड़ता है पावरशेल में, ठीक है। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ओके, एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरेस्ट्रिक्टेड मुझे यहाँ पर ये रन करना पड़ता है, और ये तब तक रन नहीं होगा कमांड जब तक कि आप पावरशेल एडमिन ना यूज़ करें, ठीक है। बाय द वे ये कमांड सिर्फ उन लोग को रन करना है जिनका एरर आ रहा है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह इंस्टॉल करने में। अगर आपका नहीं आ रहा है एरर, वेल एंड गुड, बट अगर आपका नया कंप्यूटर है तो आएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो, सबसे पहले यहाँ पेस्ट करो, एंटर मारो, और यहाँ पर ये कह रहा है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी का चेंज करना चाहते हो तो आप ए कर दो। मैं ए पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि ए लिख कर एंटर मार दूंगा, येस टू ऑल हो गया। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यार कोई भी स्क्रिप्ट मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो उसको करने दो एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बता भी रहा है, चेंजिंग द एग्जीक्यूशन पॉलिसी माइट एक्सपोज यू टू सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। मेरा कंप्यूटर है, मैं सोच समझ के स्क्रिप्ट रन करूँगा, तो मैंने एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग का ये कमांड या कोई भी स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ अभी कि एक बार हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया, मैंने यहाँ पर ये env फोल्डर बनाया है अभी तक। एक बार आपने घर बना लिया तो आप उसके घर के अंदर शिफ्ट तो हुए नहीं हो ना, आप तो अपने घर में बैठे हो ना। अगर आप यहाँ पर बैठकर 10 किलोमीटर दूर एक घर बना लेते हो तो आप उस घर में शिफ्ट तो हुए नहीं हो, तो आपको उस घर में शिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ पर रहने के लिए। उसी तरह हमको इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिस तरह आपको अपने घर में जाकर सफाई वगैरह करा कर उस घर में शिफ्ट होना पड़ता है, उसी तरह से हमें इस इन्वायरमेंट को भी जो है एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि हम जो भी काम करें वो अब इस एनवायरनमेंट में होगा, ठीक है। तो हम इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर इस टर्मिनल को बंद भी कर दूँ ना यहाँ पर, तो भी मैं यहाँ पर इस एनवायरनमेंट को दूसरे टर्मिनल से एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने बस अपने जो टर्मिनल मैंने अभी भी बंद किया उस टर्मिनल में मैंने env नाम का इन्वायरमेंट बनाया था, एक घर बनाया था काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो। अब मैं उस घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा env, आप en लिखकर या env लिखकर टैब मारेंगे तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से आ जाएगा, और उसके बाद आप कैपिटल S लिख के टैब मारेंगे, ऑटो कंप्लीट होगा। टैब से ऑटो कंप्लीट होता है, आप कीबोर्ड में टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटो कंप्लीट होगा। और उसके बाद आप एक्ट लिखेंगे तो एक्टिवेट आएगा, फिर एक्टिवेट डॉट बैट आएगा, फिर एक्टिवेट डॉट फिश आएगा। हमें चाहिए एक्टिवेट डॉट ps1, क्योंकि हम पावर शेल में एक्टिवेट करना चाहते हैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। एंटर मारेंगे, आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये करते समय आपको एरर आया, आप एग्जीक्यूशन पॉलिसी को अपनी सेट कर लें अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि भी मैंने बताया था। और अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो आपको इसका मतलब आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी ऑलरेडी अनरिस्ट्रिक्टेड है, आपको दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर env देखो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख कर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका ये टर्मिनल आपसे ये कह रहा है कि हेलो यूज़र, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है हेलो यूज़र, अब जो भी काम मैं करूँगा वो इस इन्वायरमेंट में करूँगा, इस env में करूँगा। तो आप भी कह रहे हो ओके ठीक है, इस इन्वायरमेंट में करोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखूँगा तो क्या होगा, जो फ्लास्क होगा वो मेरे इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि मेरे इस इन्वायरमेंट में फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आ जाएगा वो फ्लास्क, ठीक है, इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये देखो कह रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तो ये जो है मेरा इंस्टॉल हो गया फ्लास्क। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल कर लिया, मुझे
जो भी पैकेज चाहिए होंगे मैं उनको इंस्टॉल करता रहूँगा यहाँ से। अभी के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जल्दी से यहाँ पर app.py नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा। आप main.py भी रख सकते हैं, फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन app.py नाम यूज़ करती है, तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ app.py, ठीक है। और नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है, याद रखना हमेशा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप मल्टीपल टर्मिनल्स खोल सकते हो। जैसे मैंने एक दूसरा टर्मिनल खोल लिया, फिर मैं तीसरा टर्मिनल खोल सकता हूँ और इन टर्मिनल्स में मैं स्विच कर सकता हूँ। तो मैं अपना जो पहला टर्मिनल है वो रखूँगा सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, दूसरा टर्मिनल मैं रखूँगा अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और तीसरा टर्मिनल मैं डिलीट कर दूँगा। मैं जस्ट आपको बनाकर दिखा रहा था। तो दो टर्मिनल रखूँगा मैं, एक में तो मैं सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल करूँगा, दूसरे में मैं अपनी ऐप्स रन करूँगा। अगर तीसरा भी चाहिए होगा तो यार टर्मिनल बनाने के पैसे नहीं लगते हैं, हम बना लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से इंटरनेट पर जाऊँगा। मैं ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं बहुत बड़ा आलसी आदमी हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ, इसलिए मैं कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्लास्क मिनिमल ऐप लिखूँगा, फ्लास्क मिनिमल ऐप, और एंटर मारूंगा। और यहाँ पर देखो जो फ्लास्क का मिनिमल एप्लीकेशन है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यार मैं ये सब टाइप नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और आप टर्मिनल को जो है बंद भी कर सकते हैं, आप वापस से खोल सकते हैं यहाँ पर इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके, और इस शॉर्टकट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने VS कोड का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख लेना अगर आपको कभी देखना हो तो, VS कोड इन वन वीडियो। बट अभी के लिए मैं वो सब बातें नहीं करूँगा। तीसरा टर्मिनल एक खुल गया, इसको डिलीट करूँगा, सिर्फ 2 टर्मिनल चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि अलग अलग तरह के ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हो, स्प्लिट टर्मिनल, ये वो सब ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं VS कोड में, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम मेन लिखेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा इफ़, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मेन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा app.run और debug इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली करें इस ऐप को रन कर दो। एक बार हमने ये फ्लास्क ऐप बना ली, और इस प्रोग्राम को अगर मैं बिना ये 2 लाइन्स लिख कर रन करूँ तो क्या होगा, मैं सबसे पहले बताता हूँ। अगर मैं ये 2 लाइन नहीं लिखता तो क्या होता, ठीक है। मैं इसको अगर रन करूँ, यहाँ पर देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक तीसरा टर्मिनल में रन किया, रन हो गया, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं यार, मैंने कुछ करने को बोला ही नहीं अभी तक, तो क्यों करेगा वो, ठीक है। वो कोई यहाँ पर समाज सेवक तो है नहीं जो करेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि यार ये कर दो, तब वो काम करेगा आपका। कभी ऐसा होता है कि आपका कोई काम नहीं चाहिए और आपके घर में नॉक करता है इंसान, कहता है हेलो मैं कारपेंटर हूँ, क्या आपको कोई काम करवाना है, या मैं प्लम्बर हूँ, क्या आपकी पानी की टंकी ख़राब हो गई। ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। आपको जो है बुलाना पड़ता है प्लम्बर को। उसी तरह हम यहाँ पर इस ऐप को पुकार रहे हैं, हम कह रहे हैं ए ऐप, क्या कह रहे हैं हम लोग, हम कह रहे हैं ए ऐप चल जा, app.run, और चल डीबग मोड में, ताकि कोई भी अगर एरर आए ना तो मुझे ब्राउजर में ही दिख जाए, debug इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इफ नेम इक्वल्स टू मेन app.run। अब यहाँ पर देखो मैंने गड़बड़ कर दी, अंडरस्कोर मेन मुझे करना है, इफ नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन app.run debug इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर ये दबाकर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जो तीसरा टर्मिनल खुला है ना इसको डिलीट करता हूँ। मैं अपने दूसरे टर्मिनल में, मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं रन करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन app.py, ठीक है, पाइथन app.py, एंड मेक श्योर कि आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि यार इन्वायरमेंट उनका कभी कभी एक्टिवेट नहीं होता है, और वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं यार हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट एरर्स क्यों आ रहे हैं। या फिर अगर मैं एक और बिगिनर मिस्टेक की बात करूं तो वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने अपना फ्लास्क इंस्टॉल किया था, उसके बाद भी यहाँ पर मुझे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आया, और उसके बाद मैंने फिर से इंस्टॉल किया, फिर ठीक हुआ। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है आधे मॉड्यूल्स तो ENV में इंस्टॉल कर लिए, और आपने आधे जो बचे हुए मॉड्यूल थे वो आपने अपने सिस्टम के पाइथन इंटरप्रेटर में इंस्टॉल कर लिया, यानी कि जो ग्लोबल वाला इंटरप्रेटर है। तो आपको इन्वायरमेंट में, यानी कि ENV में, जो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बनाया है, उसी के अंदर सब कुछ इंस्टॉल करना है, तभी आपका काम बनेगा अच्छा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने लिख दी हैं, और अब यहाँ पर मैंने अपना सर्वर भी चालू कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है सर्विंग फ्लास्क ऐप लेजी लोडिंग ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पर ये कह रहा है रनिंग ऑन दिस, कंट्रोल दबा के क्लिक कर देने का इसको, और या फिर कॉपी करके पेस्ट कर लो ब्राउजर में। मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, या ये चीज़ पेस्ट कर लो, और यार हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप की बना ली है। ये हमारी पहली फ्लास्क ऐप है। अगर आप एक फ्लास्क बिगिनर हैं और आपने पहली फ्लास्क ऐप मेरे साथ बनाई है, नीचे कॉमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो, ये हमारे इस कोर्स की पहली फ्लास्क ऐप है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो यार, हमने हेलो वर्ड इतनी जल्दी लिख लिया फ्लास्क में, विच इज़ अ गुड थिंग। लॉन्ग वे टू गो, अभी हमें बहुत कुछ करना है इस फ्लास्क ट्यूटोरियल में। हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर
और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हम सारी की सारी जो अभी अपनी ऐप्स बनाने वाले हैं, पेजेस बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर फ्लास्क ऐप में। बाय द वे मैं जब ऐप बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कोई फ़ोन की एप्लीकेशन नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। जब हम फ्लास्क में ऐप की बात करते हैं उसका मतलब हमारी वेबसाइट, जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, API बना रहे हैं, तो वो चीज़ जो है हमें यहाँ पर उस हिसाब से देखनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो मैंने 127.0.0.1 5000 इस पोर्ट पर मैंने चला दिया है। अगर आप इस पोर्ट को फॉर एनी रीज़न चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से दे सकते हैं, होस्ट इज इक्वल टू, और होस्ट तो मुझे चेंज नहीं करना, मैं पोर्ट चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पोर्ट इज इक्वल टू लेट अस से 8000, ठीक है, लेट अस से 8000। अब ये देखो आपने एक चीज़ देखी, मैंने इस फाइल को जैसे सेव किया इसने ऑटोमेटिकली रिलोड कर लिया। तो यार ये फ्लास्क का फीचर है, आप जब भी कोई भी चेंज करते हैं अपनी इस फाइल में ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है आपका डेवलपमेंट सर्वर। एक बात और बताऊं, इसको प्रोडक्शन में यूज़ मत करना। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपकी ऐप जब आपके यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरी ये वेबसाइट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोडक्शन वेबसाइट का, ये मेरी जो है ये प्रोडक्शन वेबसाइट है, इसमें मैंने यहाँ पर फ्लास्क का कोई सर्वर कभी भी नहीं चलाया। मैंने इनिशियली ये जो वेबसाइट है वो फ्लास्क में बनाई थी, बट कुछ टाइम के बाद मुझे जेंगो में स्विच करना पड़ गया था क्योंकि जेंगो के कुछ बिल्ट इन फीचर थे जो कि मैं यूज़ करना चाहता था, और जेंगो के अंदर कुछ ऐप्स ऑलरेडी थी जो कि मैं प्लग करके सीधे अपना काम चलाना चाहता था। ज़्यादा कोडिंग वोडिंग में टाइम मैंने इसमें स्पेंड नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरुआत में, और यहाँ पर मैंने इसको फ्लास्क में ही बनाया था, बहुत क्विकली बनाया था। तो यार हम लोग वापस आएंगे अपनी ऐप में, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं चलेगी, और मैं चाहता हूँ आप लोग गेस करो क्यों नहीं चलेगी ये। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में लिखो क्यों नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से आप लोग को इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप लोग कमेंट में लिख पाओ ये क्यों नहीं चली। और अगर आप लोगों ने कमेंट करा तो मैं आंसर बता रहा हूँ अभी, वरना आप पॉज करके कमेंट करो। द आंसर इज़ कि आप लोगों को यहाँ पर 8000 पोर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी ऐप 8000 पोर्ट पर है, मैंने पोर्ट चेंज किया था। तो ये चीज़ जो है आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 8000 पोर्ट पर मैंने इसको चलाया है, और कभी भी हम प्रोडक्शन में इस तरह से नहीं रन करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। जब तक हम अपनी एप्लीकेशन को बना रहे हैं तब तक हम ये काम करेंगे। प्रोडक्शन में जब हम जाएंगे तब देखा जाएगा मतलब कि मैं इसी वीडियो में एट दी एंड आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों को प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। अभी के लिए हम इतना नहीं सोचेंगे, मैं बस आप लोगों को बताना चाहता था, कि हेड्स अप देना चाहता था। ऐसे कभी भी चलाकर नहीं छोड़ना है, आप चलाकर छोड़ोगे भी ना तब भी चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम आगे उन सब बातों में जाएंगे, अभी हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये जो ऐप डॉट राउट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका एक फंक्शन बना दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मान लो हमारी एक वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, और मैं लिख दूँ यहाँ पर दिस इज़ प्रोडक्ट्स पेज, और इसको सेव करूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल नहीं दबाया, मैंने कैप्स लॉक दबा दिया गलती से, और यहाँ पर दिस इज़ प्रोडक्ट्स पेज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्लैश, मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट्स में जाऊँ, अगर यहाँ पर मैं जाऊँ स्लैश प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर दिस इज प्रोडक्ट्स पेज लिख कर आ गया है। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो वेबसाइट है इसमें मैं मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना सकता हूँ। मैं जिस तरह से मेरी ये कोडविदरी वाली वेबसाइट है, kodvidari.com/videos, kodvidari.com/blog/contact, और यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे एंड पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। तो कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स कुछ इस तरह से मैनेज किए जा सकते हैं फ्लास्क में, अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कोई वेबसाइट है, इस पर कोई जाएगा क्या? डेफिनेटली नॉट यार, इस पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक खूबसूरत वेबसाइट नहीं है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह के खूबसूरत पेजेस रेंडर कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कुछ देर तक, कुछ और मिनट तक हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से राउट्स बनाते हैं, किस तरह से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह बना सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दो डायरेक्टरीज के बारे में अभी बताना चाहता हूँ। दोनों डायरेक्टरीज को सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा उनके बारे में। एक है स्टैटिक, एक है टेम्पलेट्स, ठीक है। स्टैटिक और टेम्पलेट्स डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर बना ली है। एक बात और जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि स्टैटिक और टेम्पलेट्स डायरेक्टरी एक दूसरे के अंदर बना देते हैं, ENV के अंदर बना देते हैं, या कुछ इस तरह से बना देते हैं, स्टैटिक के अंदर टेम्पलेट्स बना लेते हैं। आप एक बार VS कोड से डायरेक्टरीज बना रहे हो तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो आपकी स्टैटिक और टेम्पलेट्स वाली डायरेक्टरीज है वो यहाँ पर app.py के साथ आपके आउटर फोल्डर में बने, ये चेक करना यहाँ से। और अगर आपने यहाँ पर बनाने में कोई गलती करी है, जैसे मान लो मैंने स्टैटिक बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है उसके अंदर ही टेम्पलेट्स बना दिया कुछ इस तरह से, तो ये गलती होती है। और उसके बाद आप सोचते रह जाते हैं कि आपकी ऐप क्यों नहीं चल रही है। कभी कभी कुछ लोग स्टैटिक और टेम्पलेट्स की स्पेलिंग को गलत कर देते हैं, वो भी सोचते रह जाते हैं क्यों नहीं चल रही है एप्लीकेशन हमारी। तो इस तरह की बेसिक मिस्टेक्स तो हमें कम से कम नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक्स करनी है, इस तरह की बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है कि स्टैटिक की स्पेलिंग गलत कर दी और स्टैटिक के अंदर टेम्पलेट्स को डाल दिया या टेम्पलेट्स के अंदर स्टैटिक को डाल दिया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं फिर कि यार ये क्यों नहीं चल रहा है, तो
बस यही मैं बताना चाहता था आप लोग को अभी के लिए। अब यहाँ पर देखो स्टैटिक के अंदर एक कोई भी फाइल डाल देते हैं, कोई भी फाइल, वो फाइल कुछ भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है, वो एक वीडियो हो सकता है, वो एक ऑडियो फाइल हो सकती है। मैं ENV में से कोई भी रैंडम फाइल कॉपी करके डाल दूंगा, मैं ये डाल दूंगा। मुझे यहाँ पर जो है बिना सोचे समझे मैंने pyenv.cfg फाइल डाल दी है, ठीक है। इस फाइल का नाम मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और फाइल का नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जाऊँगा /static में, ठीक है, और उसके बाद जाऊँगा / इस फाइल के नाम में। तो मैंने कहा कि /static/pyenv.cfg, एंटर मारूंगा और यहाँ पर देखो ये फाइल जो है डाउनलोड हो गई है। मैं इसको अभी के लिए डिस्कार्ड करूँगा, बट ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। /static पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके यूज़र्स देख पाएँ कि आपकी स्टैटिक डायरेक्टरी में क्या क्या रखा हुआ है, वो आप कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन /static/ कोई भी फाइल जो कि आपके स्टैटिक डायरेक्टरी में है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर harry.txt अगर डालूँ, जो कि अभी मौजूद नहीं है, harry.txt भी स्टैटिक में मौजूद नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर एंटर मारूँ तो आप लोग देखो कि नॉट फाउंड, बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है ये है ही नहीं आपकी डायरेक्टरी में। बट अगर मैंने स्टैटिक के अंदर harry.txt बना दी अगर दिस इज harry.txt फाइल, दिस इज अ वे फॉर अस टू रेंडर दिस फाइल, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं लिखते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो harry.txt का कंटेंट यहाँ पर आ गया है। इस टेक्स्ट फाइल जो कि मौजूद थी, इसका कंटेंट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टैटिक फाइल्स एज इट इज़ आपकी फाइल्स को सर्व करने के काम आती हैं। स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी स्टैटिक फाइल्स को डालते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग इसको और देखेंगे, हमें जैसे जैसे यूज़ करनी होगी हम देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फाइल्स को उड़ा देंगे, या फिर मैं एक काम करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल इन दोनों फाइल्स को मैं रखता हूँ। बट आप लोग इस तरह की फालतू फाइल्स को अपने स्टैटिक फोल्डर में कभी भी मत रखना प्रोडक्शन में। हम लोग अभी इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको देख पाओ और जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल, ठीक है। अब बात करेंगे इस फोल्डर की जो कि है टेम्पलेट्स फोल्डर किस लिए काम में आता है। टेम्पलेट्स फोल्डर काम में आता है हमारे टेम्पलेट्स को डालने के लिए। तो टेम्पलेट्स के अंदर अगर मैंने index.html डाली और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि इस तरह से आप लोग बॉयलर प्लेट HTML कोड जनरेट कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क मार के एंटर आप लोग मारेंगे तो यहाँ पर ये जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर दिस इज़ माई पेज और यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज़ माई पेज और ये HTML में रेंडर कर सकता हूँ। यहाँ पर कभी भी कोई स्लैश में जाएगा, यानी कि मेरी वेबसाइट के होम पे जाएगा, मैं इस HTML पेज को रेंडर कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर हेलो वर्ड है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ हेलो वर्ड ये दिखा रहा है, ये HTML रेंडर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ हेलो वर्ड ऐसे कि ऐसे ही दिखा रहा है ये। अगर मैं चाहूँ तो HTML में रेंडर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क और रेंडर टेम्पलेट का मैं इस्तेमाल करूँगा। बाय द वे मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो हमने कोड कॉपी किया था फ्लास्क मिनिमल ऐप करके, उसमें हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया था फ्लास्क पैकेज में से, और हमने यहाँ पर एक ऐप बनाई थी जो कि हमारी फ्लास्क ऐप थी, और यहाँ पर हमने राउट्स बनाए थे, यानी कि हम पेजेस अगर बनाएंगे मल्टीपल अपनी वेबसाइट के लिए तो हम अपलोड राउट करके उनको बना सकते हैं। रेंडर टेम्पलेट का प्रयोग होता है रिटर्न के साथ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ index.html तो ये इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर से इस टेम्पलेट को लेकर रेंडर कर देगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं रिलोड किया दिस इज़ माई पेज, और ये दिस इज़ माई पेज कोई आम दिस इज़ माई पेज नहीं है, ये एक HTML है, पूरी की पूरी HTML, यानी कि मैं इस तरह का पेज भी या फिर इस तरह का पेज भी रेंडर कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने सही से HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखी है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेबसाइट्स को बनाएंगे। बट HTTP रिस्पॉन्स सिर्फ आपको प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्स देगा इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जस्ट हेलो वर्ड आ गया था। अगर आपको HTML चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं इसको और आपको HTML मिलेगी, क्योंकि HTML अगर आप यूज़ करेंगे तभी आप CSS स्टाइल्स जावास्क्रिप्ट वही सब चीज़ें यूज़ कर पाएंगे अच्छे से इफ़ेक्टिवली, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी टेम्पलेट के अंदर ब्यूटीफुल HTML डाल सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ब्यूटीफुल का कहने का मतलब मेरा ये है कि यार आप लोग जो भी वेबसाइट बनाओगे, अब मैं यहाँ पर अगर अपना पाइथन
app.py लिखूँ और इसके बाद इसको रन करके दिखाऊँ आप लोगों को इसका जो URL है इस पर, तो बेसिकली कुल मिलाकर बात ये होगी कि दिस इज़ माई पेज लिख कर आ रहा है। HTML तो हमने रेंडर करना भी देखी थी, बट द पॉइंट इज़ कि हम लोग चाहते हैं कि यार एक्चुअल में हम लोग जो है अच्छे पेजेस को डिस्प्ले कराएं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आएंगे वापस से यहाँ पर अपने ब्राउज़र में और हम लोग लिखेंगे getbootstrap.com। तो हम लोग जाएंगे getbootstrap.com वेबसाइट पर, और getbootstrap.com पर जाने के बाद हम लोग जाएंगे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और देखो इन्होंने यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट दे रखी है। अब बूटस्ट्रैप क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बूटस्ट्रैप बेसिकली कुछ ऐसा समझ लो कि इसने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वेबसाइट लिख कर रखी हुई है, किसी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक काम करके रखा हुआ है, वेबसाइट पर डिज़ाइंस बना कर रखे हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत ही सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको शुरू से कोड नहीं करना पड़ता। जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो किसी ने आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर टेम्पलेट को अभी के लिए कॉपी करेंगे और डालेंगे हम लोग यहाँ पर अपनी index.html पर। पूरा मैं इसको index.html को खाली करके इसमें पेस्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पर देखो कि ये करने के बाद हम लोग सेव करेंगे, और सेव करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो हेलो वर्ड लिख कर आ गया है। तो ये हेलो वर्ड का जो स्टाइल है ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक्चुअल में बूटस्ट्रैप को ऐड कर दिया। बूटस्ट्रैप को ऐड करने का फ़ायदा क्या है दिखाता हूँ आप लोगों को। आपने ये स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर ली, अब आप लोग आ जाओ यहाँ पर कंपोनेंट्स पर, ठीक है। तो जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं ये हम लोग सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो पहला कंपोनेंट जो मैं यूज़ करूँगा वो नैव बार है। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ABCDEF के हिसाब से, इसलिए मैं N वाले नैव बार पर आया हूँ क्योंकि नैव बार से स्टार्ट होगी वेबसाइट मेरी। मैं अकॉर्डियन को नहीं लगाऊंगा, आप लोग अकॉर्डियन को चेकआउट कर सकते हो। मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर और मैं पेस्ट करूँगा इसको अपने बॉडी के अंदर यहाँ पर। तो मैं करूँगा क्या कि जहाँ हेलो वर्ड लिखा हुआ है मैं ये हेलो वर्ड को मिटाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा नैव वाला ये जो मेरा टैग है इसको। अगर आपको HTML नहीं आती, नो नीड टू वरी अबाउट इट, हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट आपको बेस लेवल पर HTML आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी नहीं आती है तो फ्यूचर में HTML इज़ सुपर सिंपल। मेरा वीडियो है HTML का, मैं लिंक वगैरह आप लोग याद दिलाना मुझे कमेंट्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो हो। तो यहाँ पर देखो नैव बार जो है हमारा पूरा ऐसे के ऐसे ही ये आ गया। अभी जो नैव बार है यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो जहाँ पर अभी नैव बार लिखा हुआ है वहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ अपना माई टू डू, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं एक टू डू लिस्ट ऐप बना रहा हूँ तो देखो यहाँ पर माई टू डू आ गया, होम है, यहाँ पर एक लिंक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है अभी एट दिस पॉइंट, क्योंकि यार हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत तो नहीं कहूँगा करी है, क्योंकि हमने तो कॉपी पेस्ट करा है बूटस्ट्रैप से, बट हमने अच्छी रणनीति बनाकर इसको कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पर हम लेकर आए। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हमने क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट्स में आते हो तो कंपोनेंट्स में आपके पास फॉर्म्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म्स दिखाता हूँ। तो फॉर्म्स अगर और एक चीज़ और बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो कंपोनेंट्स में नहीं था फॉर्म, पहले कंपोनेंट्स में हुआ करता था फॉर्म बूटस्ट्रैप के पुराने वर्जन्स में, बट क्योंकि ये 5 वर्जन आ गया है बूटस्ट्रैप का, इसमें जो है कंपोनेंट्स के अंदर नहीं है फॉर्म अलग से है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो फॉर्म। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, देखो मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म्स पर आ जाऊँगा जहाँ भी वो है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस बात से कि यार कोई चीज़ है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी दिमाग में रख के सॉर्ट कर रखी हैं कि आप लोग परेशान ना हो कभी भी। सर्च बार बना रखा है उन लोगों ने। अब देखो यहाँ पर फॉर्म की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ये वाला यूज़ करूँगा। मैं इसको कॉपी करूँगा कोड को, और उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कोलैप्स भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कोलैप्स किया अभी नैव बार को। अगर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये जो HTML फाइल है, ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगी। आपके इंडेंट्स वगैरह, इंडेंट्स का मतलब होता है ये जो स्पेसेस होती हैं शुरुआत में, जैसे कि इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें कम स्पेस है, नैव के अंदर जो आओगे उसमें ज़्यादा स्पेस होगी, तो इसको इंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंडेंट्स जो है आपके वो थोड़े से सॉर्ट हो जाते हैं अच्छे से। अब मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्लास बनाऊंगा। अब यहाँ पर कंटेनर क्लास बनाने का फ़ायदा आप लोग को बताऊंगा। मैं डिव बनाना चाहता था और मैं उसके अंदर ये फॉर्म जो है उसको पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा और इसको रिलोड करूंगा तो देखो ये कंटेनर के अंदर आ गया है। अच्छा, अगर मैं कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड रखता, और ये कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड कहाँ से आ रहा है ये भी आपको बताऊँगा मैं।
कंटेनर फ्लूइड करता तो देखो ये पूरा का पूरा विड्थ इसने ले लिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेज की पूरी विड्थ ली जाए तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कंटेनर फ्लूइड क्लास डिव के साथ, और वरना आप करोगे कंटेनर। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। मुझे कैसे पता ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं? मुझे पता है क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, इसीलिए मुझे मालूम है और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है बूटस्ट्रैप में। इसलिए आप लोग जब करेंगे काम बूटस्ट्रैप में, आप लोग सीखोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग भी इस तरह से बहुत आराम से ये सारी की सारी क्लासेस याद रख पाओगे। अब देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ रहा है क्योंकि टाइटल मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर टाइटल में जाऊँगा, दोबारा से हेलो वर्ड को चेंज करूँगा। इस टाइटल को चेंज करके मैं कुछ ऐसे कर दूँगा माई टू डू, ठीक है, इस तरह से मैं माई टू डू रख दूँगा इसका नाम। अभी यहाँ पर देखो एट दिस पॉइंट मैंने वापस से कंटेनर कर दिया था और माई टू डू टाइटल को कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस पासवर्ड आ गया। बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट यहाँ पर मैं ऐड कर सकूँ आइटम्स अपने टू डू लिस्ट में, और वो आइटम्स मेरे डेटाबेस में जाएँ, और उसके बाद मैं एक टेबल शो करूँ योर टू डूज़ करके, या किसी भी नाम से मैं टेबल शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर मैं टेबल लिखूँगा तो यहाँ पर देखो टेबल मेरे पास आ गई है। इस तरह की अगर मैं टेबल डिस्प्ले करा पाऊँ तो कितना अच्छा होगा। मैं इस टेबल को एज इट इज़ कॉपी करूँगा, मैं ज़्यादा फ्रंट एंड का हेडेक नहीं लेना चाहता, ठीक है। मैं यहाँ पर एज इट इज़ इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे div डॉट कंटेनर एक दूसरा बना के उसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक div डॉट कंटेनर एक और बनाकर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर देखो टेबल आ गई है। अब ये जो div डॉट कंटेनर मैंने बनाया है, ठीक है, मैं इस div डॉट कंटेनर के अंदर एक हेडिंग भी दे सकता था h2, ठीक है, और मैं यहाँ पर योर टू डूज़ इस तरह से लिख सकता था, और यहाँ पर देखो मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पर योर टू डूज़ ऐसे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेसिंग आ जाए यहाँ पर ये वाले div और ये वाले div के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं वाई एक्सिस की दिशा में, यानी कि खड़े में मार्जिन आप दे सकते हैं। अगर आप लेटे में मार्जिन देना चाहते हैं तो mx लिखेंगे आप, और मैं यहाँ पर my3 लगा दूंगा मार्जिन, और इसको रिलोड करूंगा, और ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया योर टू डूज़, और भी ये अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉटम में मार्जिन है तो आप MB3 लिखेंगे। तो अगर मान लो मैं इस वाले डिव में बॉटम में मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं स्पेस देके MB3 लिखूंगा MY3 के बजाय, बट मैं MY3 देखता हूँ ऊपर और नीचे दोनों से मार्जिन में देना चाहता हूँ, इसलिए मैं MY3 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर योर टू डूज़ आ गया, और अगर मैं चाहता हूँ कि ऐड योर टू डूज़ इस तरह से एक हेडिंग हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐड अ टू डू, ठीक है। अगर आप टू डूज़ लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड अ टू डू कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड अ टू डू और योर टू डूज़, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है अपने टू डूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल तो अभी एज इट इज़ कॉपी की गई है, आप लोग इसको कस्टमाइज़ करेंगे, आप लोग को मैं दिखाऊंगा किस तरह से इस टेबल को कस्टमाइज़ आप लोग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई, किस तरह से हम यहाँ तक आए। आप इन सारे लिंक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको HTML का आइडिया नहीं है तो HTML का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग HTML का बाद में आइडिया ज़रूर लें, अभी के लिए तो कॉपी पेस्ट से आपका काम ज़रूर चलेगा, बट आप लोग HTML का आइडिया ज़रूर लें। HTML के बिना कुछ नहीं है अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो। और यहाँ पर CSS अगर नहीं भी आती है तो भी चलेगा, क्योंकि यार हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, बट फ्यूचर में CSS भी सीख रहा है, सब कुछ सीखना ज़रूरी है। सर्च बार आप हटा सकते हो डिलीट करके, बट लेट अस एज्यूम कि यार अभी के लिए हम सर्च बार को ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम अपनी टू डूज़ ऐप को ऐसे कैसे ही रहने देंगे और कोर फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ हमारी फ्लास्क ऐप का, कि यार फ्लास्क में बेसिकली करा क्या। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि यार जब भी कोई ट्यूटोरियल आगे बढ़ता है तो यार हम थोड़ा खो से जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ें जो एग्जिस्टिंग चल रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ हमने बेसिकली क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया फ्लास्क क्या एक पाइथन का मॉड्यूल ही है। ये हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है इस तरह की वेब एप्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम मैंने लिखा हुआ है, ये मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है अपनी ऐप को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 राउट्स बना रखे हैं। राउट का मतलब एंड पॉइंट्स, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स डालूंगा तो मुझे ये दिखाई पड़ेगा, और अगर मैं होम पेज पर आऊँगा यहाँ पर, यानी कि जो मेरी वेबसाइट है वो डाल दूंगा तो यहाँ पर मैं इस पेज पर रहूँगा। तो बेसिकली ये 2 एंड पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो app.route/app.route प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप बहुत सारे एंड पॉइंट्स और डाल सकते हो। हम लोग और भी ऐड करेंगे इस वेब ऐप में एंड पॉइंट्स। उसके बाद मैंने कह दिया कि मेरी इस ऐप को रन कर दो। अगर मैं ये 2 लाइन्स नहीं डालूंगा तो मेरी ऐप रन नहीं होगी और मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए मैंने यहीं पर अपने इस पाइथन app.py वाली जो फाइल है उसके अंदर ही मैंने लिख दिया है कि इस ऐप को रन कर दो, debug is equal to true, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमने एक बार ये चीज़ कर दी, तो हमने स्टैटिक और टेम्पलेट फोल्डर्स बनाए। मैंने आप लोग को बताया कि यार स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप फाइल्स को एज इट इज़ डाल सकते हो। टेम्पलेट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट्स के अंदर आप फाइल्स को जो आपकी टेम्पलेट्स हैं उनको डाल सकते हो। जैसे कि HTML टेम्पलेट है, ये मैं डाल सकता हूँ। और ये जो टेम्पलेट्स के अंदर हमने टेम्पलेट डाली है, इसको मैं रेंडर टेम्पलेट मेथड का प्रयोग करके डिस्प्ले करा सकता हूँ अपने एंड पॉइंट्स पे। तो ये थी अब तक की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि मैं जो हूँ एक आलसी इंसान हूँ, मैं बूटस्ट्रैप नहीं लिखना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप का प्रयोग किया। ठीक है, तो मेरा टर्मिनल यहाँ पर फुल स्क्रीन कर दिया था मैंने गलती से अभी। तो मैंने ये जो कोड था ये पूरा स्टार्टर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप से कॉपी करी और उसके बाद ये सारे कोड्स ऐड किए। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप कुछ कुल मिलाकर बात ये समझ लो कि किसी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है, यही बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसकी टेम्पलेट्स को। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मैंने ये जो फ्लास्क ऐप है उसको मैंने अभी बंद कर दिया। python app.py करके मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये एरर पता है क्यों आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। जो एरर आता जा रहा है उसको मैं बताता जाऊँगा क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बेसिकली करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मेरा इन्वायरमेंट है, मैं लिखूँगा env, फिर लिखूँगा मैं स्क्रिप्ट्स, फिर मैं लिखूँगा activate.ps1। इससे मेरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और इस बार जो मेरी ऐप है वो रन हो जाएगी, क्योंकि इस इन्वायरमेंट के अंदर मैंने सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको खोलूँगा कंट्रोल दबाकर, कंट्रोल क्लिक करके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक टू डू ऐप बनाऊँगा। अब एक टू डू ऐप क्या होती है इस बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। टू डू ऐप का मतलब है कि आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो कि आपको फ्यूचर में रिकॉल करनी है उसको आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सब्जियां लेकर आओ, खाना खा लो और पढ़ाई कर लो। खाना खाना तो कोई नहीं भूलता यार, पढ़ाई करना ज़रूर भूल जाते हैं लोग, तो पढ़ाई कर लो। ये सारे के सारे काम आप लोग ऐड करोगे और उसको हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे इस UI फ्रंट एंड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐड टू डू का एक ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, बट मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली इसको एडिट करना है और मुझे यहाँ पर जो है टू डू टाइटल डालना है, तो मैं एक टू डू टाइटल डालूंगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, टू डू डिस्क्रिप्शन डालूंगा। ठीक है, एक टाइटल डालूंगा, एक डिस्क्रिप्शन डालूंगा। अब यहाँ पर देखो इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल है, बट मेरा ये ईमेल नहीं है, ये मेरा टेक्स्ट है, तो मैं इसको टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो HTML अगर आप लोग को आती है तो आपको पता होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करके आप लोग टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। इसको भी मैं टेक्स्ट बना देता हूँ और यहाँ पर इसकी जो ID है उसका नाम भी मैं चेंज करूँगा। इसकी ID का नाम मैं लिख दूँगा DESC और फॉर इज इक्वल टू भी DESC लिखूँगा, ये दोनों मैच करनी चाहिए यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइटल लिख दूँगा इसको, और इसको भी मैं यहाँ पर टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर भी टाइटल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं रिलोड करूंगा अपनी ऐप को, देखो ऐड टाइटल, टू डू डिस्क्रिप्शन, चेक मी आउट हटाऊंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए चेक मी आउट। अगर आपको इस तरह का कोई चेक बॉक्स चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो कभी भी बूटस्ट्रैप पर जाकर। मैं इसको रिलोड करूंगा और आप लोग देखो यहाँ पर टू डू टाइटल, टू डू डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो भी टू डूज आपके पुराने रहेंगे वो हम फैच करके लगाएंगे। अभी के लिए हमने एक टेम्पलेट कॉपी करी हुई है। ये मुझे ना पता नहीं क्यों पाउंड साइन अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर नंबर के लिए, मैं तो सीरियल नंबर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को पाउंड साइन अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सीरियल नंबर ही लिखना प्रेफर करता हूँ, SNO। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर SNO आ जाएगा, सीरियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट लास्ट हैंडल, फर्स्ट यहाँ पर ये मार्क जैकोब लैरी द बर्ड, ये जो है टेबल का कंटेंट आ रहा है। और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अब एक आप लोगों को डेटाबेस बना कर दिखाऊंगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आप लोग आ जाओ app.py में और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस क्लास को बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है कि बताना पड़ता है फ्लास्क को कि यार हम अपने डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें स्टोर करेंगे, और उसके हिसाब से जो फ्लास्क है आपका वो डेटाबेस बना देगा। मैं बताऊँगा कैसे बनाएगा, उसके लिए क्या कमांड है। आप एक क्लास बनाओगे यहाँ पर और क्लास के अंदर आप सब कुछ स्पेसिफाई करोगे। आप क्या क्या स्पेसिफाई करोगे, आप स्पेसिफाई करोगे क्या डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हो, फिर आप स्पेसिफाई करोगे आपके डेटाबेस में कौन सी फील्ड्स रहेंगी। वो जो फील्ड्स आपके डेटाबेस में रहेंगी, वो जो फील्ड्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ स्ट्रिंग रहेगी, क्या चीज़ इंटीजर रहेगा, किस तरह से डेटाबेस को बनाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और उसके बाद हम लोग जो है
एग्जीक्यूट करेंगे एक कमांड और मैजिकली हमारा डेटाबेस बन जाएगा। देखते हैं ये सारी स्टेप्स किस तरह से हम लोग को करनी है। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग डेटाबेस अगर बनाना चाहते हो तो आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा फ्लास्क में फ्लास्क SQL अल्केमी नाम के पैकेज को। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से अपना टर्मिनल खोलेंगे और मैंने यहाँ पर टर्मिनल जो है पहला वाला खाली छोड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट .ps1 करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क SQL अल्केमी। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क SQL अल्केमी लिखने से क्या हुआ कि मेरा जो SQL अल्केमी था वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो जो SQL अल्केमी है हमारा वो एक ORM मैपर है, यानी कि आप लोग को वो पाइथन के थ्रू डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SQL अल्केमी को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क SQL अल्केमी इम्पोर्ट SQL अल्केमी। ठीक है, तो हम SQL अल्केमी को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SQL अल्केमी को इनिशियलाइज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे app.config और यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में डालूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा SQL, मैं अपना कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, अल्केमी अंडरस्कोर और डेटाबेस URI। तो मेरा जो कैप्स लॉक है वो ऑन है, डेटाबेस अंडरस्कोर URI। और SQL अल्केमी डेटाबेस URI के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कैप्स लॉक बंद कर लूँगा अपना, कैप्स लॉक कभी कभी खुला रह जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यहाँ पर देखो जो SQL अल्केमी का जो 3.x वर्जन है हम वो देखेंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया गया है। 2.4.4 इंस्टॉल किया गया है, तो हम लोग फ्लास्क SQL अल्केमी का सेकंड वाला ही देखेंगे, थर्ड वाला नहीं देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि डेटाबेस URI आप लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। SQLite के लिए ये है और MySQL के लिए ये है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैं SQLite DB बनाना चाहता हूँ। आप लोग अगर MySQL के साथ काम करें तो आप MySQL डेटाबेस भी बना सकते हैं, बट मैं SQLite बना रहा हूँ क्योंकि यार ईजी टू यूज़ है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि URI को ये सेट कर दूँगा और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। तो ऐसे के ऐसे तो आप लिख नहीं सकते। और मैं इसको ना /temp यहाँ से हटा दूँगा। ये /temp/ क्यों हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं पर मेरा test.db बने। और यार इसका नाम test.db क्यों रखे, इसका नाम कुछ अच्छा सा रखते हैं ना, harry.db रखते हैं ना अपने नाम से, या फिर यार एक काम करते हैं अपना नाम हर जगह नहीं घुसाना चाहिए, to-do.db रखते हैं क्योंकि हमारी to do's ऐप होने वाली है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे db = SQL अल्केमी कैपिटल SQL अल्केमी जो कि हमने इंपोर्ट किया है, और इसके बाद ऐप। ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हमारी ऐप रीस्टार्ट तो हो गई होगी। अब एक वार्निंग आती है यहाँ पर, आप देखो ये कह रहा है कि आप SQL अल्केमी ट्रैक मॉडिफिकेशंस को या तो ट्रू कर लें या फॉल्स कर लें। ठीक है, इस वार्निंग को लेकिन इस तरह लटका ना छोड़ें, ये कुल मिला के ये बोलता है। और इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये वार्निंग आती भी है तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ये करती नहीं है। बट यहाँ पर क्या होगा कि हम करेंगे क्या, इसको जल्दी से फॉल्स कर लेंगे SQL अल्केमी ट्रैक मॉडिफिकेशंस को। तो Ctrl+D करने का, ये ऐड करने का, और पाइथन वाला जो फॉल्स होता है हमारा वो लगा देने का। ठीक है, तो ये बेसिकली सिग्नल लिमिटिंग वगैरह के काम आता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं अपनी जो ऐप है हमारी वो हमारी काम करे, इसलिए हम एक क्लास बनाएंगे टू डू। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि यार अगर आप लोगों को पाइथन में क्लास वगैरह नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है आप जो है एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। नहीं, हम यहाँ पर क्लास के थ्रू जस्ट अपने डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। आप लिखो क्लास db.model, और यहाँ पर एक तो मैं सीरियल नंबर लगाने वाला हूँ जो कि हमारी प्राइमरी की होने वाली है। तो आप लिखो db.column, और ये इंटीजर होगी, और प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, प्राइमरी की को आपको ट्रू कर देना है। इसके बाद आप लोगों को जो कंटेंट है वो डालना है और टाइटल डालना है। ठीक है, तो मैं टाइटल भी डाल देता हूँ, कंटेंट भी डाल देता हूँ। इनफैक्ट मैं टाइटल और DESC डालूंगा, और इसके बाद एक चीज़ और डालूंगा, मैं डेट क्रिएटेड ये डाल दूंगा। ठीक है, और मैं इस चीज़ को ही कॉपी करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी करूँगा। उसके बाद देखना मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा। जो टाइटल है वो हमारी एक स्ट्रिंग होगी, तो मैं db.string लिखूँगा और उसकी लेंथ मैं 200 कर देता हूँ। ऑब्वियसली प्राइमरी की ट्रू नहीं होगी, मैं यहाँ पर nullable इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ।
यहाँ पर ये जो है नल नहीं हो सकता। क्या ये नल हो सकता है? नहीं, ये नल नहीं हो सकता। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को हम लोग बनाएंगे। अब जो डिस्क्रिप्शन है हमारा उसको हम लोग वापस से यही बनाने वाले हैं, और नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, इसको भी मैं करने वाला हूँ। और यहाँ पर जहाँ मैंने 200 लिखा वहाँ मैं इस बार 500 कर दूंगा। इसके बाद डेट क्रिएटेड इज इक्वल टू डी डॉट कॉलम, या नहीं यार, डी डॉट कॉलम से काम हमारा नहीं चलने वाला, हमें यहाँ पर डी डॉट डेट टाइम करना है। और इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट भी इसको दे देते हैं, हम लोग कहेंगे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी वो होगी डेट टाइम डॉट UTC नाउ। और हाँ यार, आप लोगों को फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, नीचे आऊँगा और यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस को बना सकते हो, ठीक है। बट एक मेथड और मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, वो है REPR। तो मैं एक मिनट देखता हूँ कि REPR, कोई शॉर्टकट मुझे नहीं मिला यार, अंडरस्कोर REPR। तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है मुझे, जब भी इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करूं तो मुझे क्या दिखे। तो REPR मेथड ये करता है कि यार जब भी आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट, जब भी आप इसका कोई प्रिंट करोगे टू डू का ऑब्जेक्ट, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या आप उसका टाइटल देखना चाहते हो। हाँ यार, मैं उसका टाइटल देखना चाहता हूँ, तो मैं एक F स्ट्रिंग बनाऊँगा और उसके बाद टाइटल देखना चाहता हूँ, सीरियल नंबर देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सीरियल नंबर एक तो, और एक टाइटल, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट लिखूँगा, सेल्फ डॉट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर किसी को नहीं आती है, तो अगर आप लोग पाइथन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सीखें। बट यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत कर दिया, फॉल्ट। टाइपिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं कभी कभी, और हमें पता भी चल जाते हैं। नहीं यार, मुझे पाइथन ऐप रन करनी है अपनी। हाँ, आप सही है। तो कुल मिला के क्या है कि अभी मेरी पाइथन ऐप तो रन हो रही है, लेकिन मैं अब किस तरह से इस डेटाबेस को क्रिएट करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटाबेस को क्रिएट करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो पाइथन लिखूँगा, ठीक है। और मैं आपसे बेसिकली ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको अगर नहीं आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मैं बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लग भी नहीं रही है, ठीक है। बस हमको REPR एक मेथड बनाना है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है आप यहाँ पर इस तरह से लगा दो सेल्फ डॉट करके। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारे के सारे जो डेटाबेस के कॉलम्स हैं वो आपको बेसिकली लिखने हैं, और आप मोस्टली इंटीजर, स्ट्रिंग और डेट्स ही यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल ऐप्स के लिए। अगर आप एक एडवांस यूज़र है तो यार आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ्लास्क SQL अल्केमी के। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने पाइथन क्यों खोला, यहाँ पर एक पाइथन इंटरप्रेटर क्यों खोला। मैंने पाइथन इंटरप्रेटर इसलिए खोला क्योंकि मैं इंपोर्ट करना चाहता था ऐप को। इनफैक्ट मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम ऐप इम्पोर्ट DB, और मैंने DB इंपोर्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर लिखूँगा db.create_all, और मैं एंटर मारूंगा। और db.create_all लिखकर जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पर todo.db जो है जनरेट हुआ। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पीछे करके देखें इस चीज़ को, कि जैसे मैंने create all किया, या फिर अगर आप लोग कोड कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो db.create_all करा तो todo.db बन गया। अब क्या करो, मेरी बात सुनो, आप लिखो SQLite और उसके बाद व्यूअर, ठीक है। व्यूअर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, कोई बात नहीं। SQLite व्यूअर हम लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा। बेसिकली ये एक व्यूअर है SQLite डेटाबेस का। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और ये देखो इसने मुझे बता दिया यहाँ पर क्या क्या है। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 रोज़ हैं। जब हम इसमें डेटा डालेंगे तब आप लोग को पता चलेगा इसकी पावर, इस वेबसाइट की। बेसिकली github.io का लिंक है एक, बट बहुत पावरफुल है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ SQLite व्यूअर का। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर अपने, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, इससे हमें क्रिएट करना था, बस db.create_all करना था। और db.create_all करने से हमारा डेटाबेस बन गया। अगर आपका URI MySQL का होता तो आपका जो डेटाबेस है MySQL का, जो भी आपने URI दिया होता, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया होता, उसके हिसाब से आपकी डेटाबेस में टेबल्स बन गई होती, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस के हिसाब से टेबल्स को बनाया है, तो यहाँ पर मैंने db.create_all कर लिया और काम हो जाता है यार इतना करने से ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है इसके अंदर, यानी कि टू डू ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है कि उनको व्यू भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SQL अल्केमी की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ ये देखने की कि किस तरह से फ्लास्क SQL अल्केमी को यूज़ किया जाता है। देखो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप क्रिएट ऑल करके डेटाबेस टेबल्स को बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोग को इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद आप लोग db.session.add और db.session.commit कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई मेरे app.route/ में आएगा, यानी कि जब भी कोई मेरे होम पेज पर आएगा,
तब मैं क्या चाहूँगा, तब मैं ये चाहूँगा कि कोई भी मेरे होम पेज पर आए तो मैं एक इंस्टेंस बना लूँ टू डू का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू इज़ इक्वल टू डू, और उसके बाद में ये तीनों के तीनों जो इनफैक्ट 3 है, ये चौथे वाले का जो डिफ़ॉल्ट है, सीरियल नंबर भी मैं नहीं दूंगा, 2 ही हैं बस। मैं टाइटल और एक तो टाइटल दूंगा मैं, और एक मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन। तो मैं टाइटल इज इक्वल टू दूंगा फर्स्ट टू डू, और डिस्क्रिप्शन दूंगा डिस्क्रिप्शन नहीं, DESC था सिर्फ, इज इक्वल टू मैं क्या दूंगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मैंने सेव किया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। मैंने यहाँ पर एक अभी तो सिर्फ टू डू का इंस्टेंस बनाया, मैं db.session.add और कमिट भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा db.session.add टू डू, और इसके बाद db.session.commit। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चेंजेस है मेरे कमिट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर एक बार इसको रन कर लिया तो मेरा डेटाबेस राइट हो जाएगा। तो मैंने इसको जितनी बार रिलोड करूँगा उतनी बार ये सारा आता जाएगा। तो अब देखो इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा, 8 KB हो गया इसका साइज़ ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर इसको और रिलोड करूँ, इसको मैं और रिलोड कर रहा हूँ, तो इसका साइज़ देखते हैं क्या हो गया। इसका साइज़ अभी 8 KB ही है, या फिर ये अपडेट नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम। देखते हैं क्या क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, अभी देखते हैं। इसको रिलोड करेंगे SQLite व्यूअर को, और इसमें वापस से ड्रॉप करेंगे अपना ये SQLite डेटाबेस, और देखेंगे हाँ यार इसके अंदर तो आ गया है सारा का सारा जो भी कंटेंट है। ठीक है, तो उतने चेंजेस रिफ्लेक्ट एक्चुअली हो नहीं पा रहे थे, इसलिए साइज़ उसका बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा थोड़ा डेटा डाला है। हमने 19 बार सेम चीज़ डाल दी है, और इसने यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी डेट क्रिएटेड का डाल दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा जो ऐड फंक्शनैलिटी है वो हमारी काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेरी करें, किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे सारे के सारे इन रिकॉर्ड्स को इस टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे की जाती है। आप यहाँ पर आ जाओ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और उसके बाद एक्सटेंशंस में आ जाओ, और एक्सटेंशंस में देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। मैंने यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, Jinja 2 स्निपेट एक्सटेंशन फॉर VS कोड, और ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखना है, और यहाँ पर इंस्टॉल लिख कर आएगा, यहाँ पर इंस्टॉल लिख कर आएगा। ये कह रहा है कि वी कैन नॉट कनेक्ट टू, ठीक है अभी यहाँ पर ठीक हो गया, इंटरनेट मेरा शायद चला जाता है कभी कभी, तो ये एरर आता है। ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपकी नहीं होगी, आप इसको कर लेना। आपके यहाँ पर इंस्टॉल बटन आएगा लिखकर, जब आप Jinja 2 स्निपेट किट लिखेंगे आप इंस्टॉल कर लेना इसको। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली अगर ये रिलोड रिक्वायर्ड बोल रहा है तो रिलोड कर लेना, उसके बाद बस इतना करने से काम हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, एक बार आपने इंस्टॉल कर ली तो क्या होगा। आप इसके बाद Jinja टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको Jinja टेम्पलेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, बट मैं आप लोगों को उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जो है शो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर शो लिखा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल टू डू इज़ इक्वल टू डू डॉट, और मैं यहाँ पर ज़्यादा सोचूंगा नहीं कि मुझे क्या कमांड यूज़ करना है, क्योंकि मैं रटने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग फ्रेमवर्क्स को यूज़ करता हूँ, अलग अलग तरह की ऐप्स बनाता रहता हूँ, कभी एंड्रॉयड में, कभी जावा में, कभी कॉटलिन में, तो कभी यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में वेब एप्स बन रही हैं। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं दिमाग में याद रखूँ सिंटेक्स, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करना प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर db.query.all करने से क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूँगा इसको ऑल टू डू को, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं टर्मिनल आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा कहाँ गया मेरा वो टर्मिनल, ये रहा मेरा टर्मिनल। और यहाँ पर देखना आप लोग, जैसे ही मैं स्लैश शो पे जाऊँगा, शो है ना, हाँ शो है, इसको ऊपर करता हूँ, स्लैश शो में जैसे ही मैं जाऊँगा, आप लोग देखो इसने सारे के सारे टू डूज़ मेरे प्रिंट कर दिए। ठीक है, और किस फॉर्मेट में प्रिंट किए, मेरे REPR फंक्शन को बेसिकली एग्जीक्यूट करता है जब भी मैं प्रिंट करता हूँ, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिखा है, वरना मुझे इतने अच्छे से डिस्प्ले करके नहीं देता इन सारे टू डूज़ को। ठीक है, तो ये टू डूज़ के टाइटल्स को मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखो, ऑल टू डू इज इक्वल टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल टू डूज़ मैंने प्रिंट किया हुआ है। मैं सारे के सारे टू डूज़ को जो है डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो मैं डिस्प्ले कैसे करूँगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा ऑल टू डू इज इक्वल टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल प्रिंट ऑल टू डू, मैं यहाँ पर लिखूँगा, और मैं इस HTML में एक स्पेशल सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि HTML नहीं होगी, वो होगा Jinja 2। ठीक है, HTML नहीं होगा, वो Jinja 2 का सिंटेक्स होगा। Jinja 2 एक टेम्पलेटिंग इंजन है, और ये आपको सहायक होता है जब भी आप फ्लास्क ऐप्स बनाते हैं, कोई पाइथन वेरिएबल आपने भेज दिया वहाँ पर, ये सारे काम करने में सहायक होता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ अब कि Jinja 2 का प्रयोग किस तरह से करना है। तो Jinja 2 का प्रयोग करने के लिए आप लोग क्या करो कि सबसे पहले एक वेरिएबल को पास करो।
मैं यहाँ पर ऑल टू डू के नाम से ही ऑल टू डू को पास करूँगा और इसके बाद क्या होगा, इंडेक्स डॉट HTML में मेरा ऑल टू डू मुझे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑल टू डू इज इक्वल टू क्या किया, मैंने कह दिया टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल, हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे टू डूज़ को यहाँ पर ले लिया। अब मैं इन सारे टू डूज़ को डिस्प्ले कराऊंगा कहाँ पर, मैं इंडेक्स डॉट HTML में इन सारे टू डूज़ को डिस्प्ले कराऊंगा। आप लोग देखना यहाँ पर। और सारे टू डूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट HTML में आकर मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर, फर्स्ट, लास्ट, हैंडल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्क्रिप्शन और टाइम। ठीक है, तो और कॉलम्स होंगे आपके तो आप ऐड कर सकते हो, यहीं पर इस तरह से ऐड कर लेना। मेरे और कॉलम्स नहीं है तो मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको डेटा यहाँ पर फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी 2 एक्स्ट्रा रोज हैं इनको मैं हटा दूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि मैं लिखूँगा J4। अब ये J4 कहाँ से आ रहा है, जिंजा फॉर लूप। देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है जिंजा फॉर लूप, ये हमारा आ रहा है वो जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करी थी उसकी वजह से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखो इसने मुझे इतना सारा ये दे दिया, फॉर ब्लैंक इन ब्लैंक और ब्लैंक इसके अंदर लिखने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा फॉर टू डू, टैब दबाऊँगा, मैंने अपने कीबोर्ड में टैब दबाया तो कर्सर उधर आ गया दूसरी वाली प्लेस होल्डर पे। मैं लिखूँगा ऑल टू डूज़, फिर से मैं टैब दबाऊँगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये डाल दूँगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये डाल दूँगा, कंट्रोल X करता हूँ, कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी सीरियल नंबर है मेरा वो आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, टू डॉट टाइटल, और कोई भी वेरिएबल हमें लिखना होता है जिंजा में तो हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूँगा टू डू डॉट टाइटल और सिमिलरली मैं यहाँ पर टू डू डॉट DESC लिखूँगा, टू डू डॉट टाइम लिखूँगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज टाइम, वॉज इट टाइम, कहाँ गया मेरा क्लास, डेट क्रिएटेड था यार, इतना बड़ा नाम दिया है मैंने उसको। यहाँ पर DESC आएगा और यहाँ पर जो है डेट क्रिएटेड आएगा और ये जितने भी टू डूज़ हैं उनके लिए फॉर लूप में चलेगा और सारे के सारे मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रिंट करके देगा। देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, इसको मैं अपने होम पेज पर जाऊँगा और मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि यहाँ सारे टू डूज़ आ जाए। मेरे टू डूज़ नहीं आए, क्यों नहीं आए मेरे टू डूज़, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने फॉर टू डू इन ऑल टू डूज़ किया और सारी चीज़ें तो मैंने सही करी हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर आ रही है, क्या मैंने सारे के सारे टू डूज़ को क्वेरी किया, हाँ मैंने सारे के सारे टू डूज़ को कॉपी किया। ऑल टू डूज़ नहीं है, वो टू डू है, ऑल टू डू है मेरे वेरिएबल का नाम। अब आ जाएगा, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये सीरियल नंबर को ठीक करना है, ये सीरियल नंबर 111111 आ रहा है सब जगह। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ठीक करनी है क्योंकि यहाँ पर मैं 111111 नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ करूँगा कि यहाँ पर टू डू का सीरियल नंबर भी डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू डॉट SNO, मेरे पास डेटाबेस से आ रहा है सीरियल नंबर .SNO। नाउ दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब सीरियल नंबर को इस तरह से यूज़ करने का एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या। मान लो मैंने यहाँ पर ये वाला रो डिलीट कर दिया, 8th वाला। ठीक है, मैंने ये रो मान लो डिलीट करी, तो होगा क्या कि 8th रो डिलीट करने के बाद आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद सीधे 9, तो ऐसा लगेगा आपके एप्लीकेशन में कोई बग है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये जो नंबर है ये 1 से लेके स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 5 6 करके आप लोग को यहाँ पर जो है नंबर चलाना है। ठीक है, तो मैं इंटरनेट पर सर्च करूँगा हाउ टू यूज़, और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है लिखकर, मैं लिखूँगा हाउ टू यूज़ सीरियल नंबर, सॉरी इंक्रीमेंटल नंबर्स इन जिंजा 2। आई एम नॉट श्योर कि अच्छी क्वेरी है कि नहीं। मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाकर लूप डॉट इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ। गुड, लूप डॉट इंडेक्स, लूप डॉट इंडेक्स, और देखते हैं कि ये कैसा दिखाई पड़ता है। हाँ, लूप डॉट इंडेक्स चल गया, देखो 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है ये और 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा है। अभी आपको ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस पता नहीं चलेंगे, बट यहाँ पर होगा क्या कि जब आपके ये रिकॉर्ड सारे डिलीट होंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इतने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करके आपका जो इंक्रीमेंटल सीरीज़ चल रही है 1 2 3 4 से वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोग जो है यहाँ पर अपनी सीरीज़ को बचाते हुए काम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये फॉर्म काम नहीं कर रहा है, बाय द वे आपको बता दूँ, मुझे इस फॉर्म को सबसे पहले वर्किंग बनाना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सारे टू डूज़ को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो काफ़ी काम है अभी हमारे पास। सबसे पहले इस फॉर्म को वर्किंग बनाते हैं ताकि हम टू डूज़ को ऐड कर पाएँ। ठीक है, तो फॉर्म को वर्किंग बनाने के लिए मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्लैश और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा फॉर श्योर, मेथड इज इक्वल टू
पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से स्लैश और पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा और ये जो बटन है ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फॉर्म को सबमिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या होगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट को मैं जब करूँगा हैंडल, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू और मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से पोस्ट, ठीक है। और रिक्वेस्ट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वेस्ट मुझे फ्री में नहीं मिलेगी, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ फॉर्म को अपने, क्या यहाँ पर पोस्ट लिख कर आ रहा है? नहीं, यहाँ पर पोस्ट लिख कर नहीं आ रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है? जब भी आप किसी भी राउट से पोस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देना पड़ता है, मेथड्स इज इक्वल टू, और इसके बाद आपको एक लिस्ट देनी पड़ती है। एक तो गेट मेथड आप यूज़ करने वाले हैं और एक क्या करने वाले हैं आप, पोस्ट, ठीक है। आपको इस तरह से एक लिस्ट पास करनी पड़ती है। और अब आप लोग यहाँ पर देखो सबमिट करोगे तो यहाँ पर पोस्ट लिख कर आ गया, विच मीन्स कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा रही है। अच्छा, इस पोस्ट की बजाय अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और इसके बाद मैं इसका टाइटल लेने की कोशिश करूँ, क्या मुझे टाइटल मिल रहा है? देखते हैं, अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले कैंसिल करूँगा, यहाँ पर ऐसे जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल 3434, ठीक है। सबमिट किया और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेंड रिक्वेस्ट दैट दिस सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड की एरर टाइटल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो की है टाइटल नाम की कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर की का नाम ही नहीं दिया। देखो मुझे यहाँ पर नेम इज इक्वल टू डालना पड़ेगा, तो ये मैंने गलती करी है। यहाँ पर नेम इज इक्वल टू DESC डलेगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये टाइटल 3434 और डिस्क्रिप्शन में एंड लिख देता हूँ, सबमिट करूँगा। क्या यहाँ पर टाइटल 3434 प्रिंट हुआ? हाँ, बिल्कुल प्रिंट हुआ। इसका मतलब मैं अपनी ऐप में इस वैल्यू को ला पा रहा हूँ। कहाँ लिखा है मैंने? ये लिखा है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइटल इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, टाइटल इज इक्वल टू दिस, और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा DESC इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इस तरह से टू डू बनाऊँगा और टाइटल इज इक्वल टू रहेगा मेरा टाइटल। मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल इज इक्वल टू टाइटल एंड DESC विल बी इक्वल टू DESC, ठीक है, ऐसे के ऐसे ही। और मैं इस तरह से ऐड करूँगा और अब मैं रिटर्न करूँगा। मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, आई थिंक आई शुड बी गुड। और मैं सिर्फ इतना करूँगा और इसको हटा देता हूँ हेलो वर्ड को, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को फालतू अजीब सा दिखा रहा है। आप लोग खुद से प्रिंट कर लेना, इसको टाइप कर लेना, प्रिंट नहीं टाइप कर लेना आप लोग इसको खुद से। हमारी एप्लीकेशन को दोबारा से मैं रिलोड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ करना चाहता हूँ बहुत जल्दी, बहुत क्विकली करना चाहता हूँ। ये टू डू पर कोई क्लिक करेगा ना, अगर यहाँ पर जो टू डू है ऊपर मेरे नैव बार के अंदर, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो href इज इक्वल टू स्लैश कर देता हूँ, यानी कि पेज रिलोड हो जाएगा जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो अब के बाद इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो ये पेज रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर करनी थी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैंने स्लैश इसलिए लिख दिया ताकि मैं होम पर आ सकूँ इस पर क्लिक करके, ठीक है। और ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो मैं टाइटल में लिखूँगा माई डिशेस प्लीज़ वॉश देम, सबमिट। क्या ये आया? माई डिशेस प्लीज़ वॉच देम। और किस टाइम पर मैंने ऐड किया है? हैरी भाई यार इतनी जो है रायता क्यों फैला दिया यार शुरू में? स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इतनी बार करने की क्या? कोई बात नहीं यार, आप क्या करो कि ये जो todo.dbs को कर दो डिलीट, ठीक है। और दोबारा से यहाँ पर पाइथन लिखकर, दोबारा से यहाँ पर क्या लिखकर, पाइथन लिखकर इस DB को आप इम्पोर्ट कर लीजिए। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। फ्रॉम ऐप इम्पोर्ट db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, दैट्स अबाउट इट, ठीक है, दैट्स अबाउट इट। अब हमारा DB तो बन गया ना? हाँ बन गया। अभी रिलोड करूँगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं यार, क्यों आएगा कुछ? अब मैं अच्छी टू डूज डालूंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा रीड अबाउट PC पार्ट्स, ठीक है। आई हैव टू रीड अबाउट लेटेस्ट PC पार्ट्स इन द मार्केट, सबमिट। और यहाँ पर देखो रीड अबाउट PC पार्ट्स, आई हैव टू रीड अबाउट लेटेस्ट PC पार्ट्स इन द मार्केट, ठीक है। अब मान लो कि आपने ये टू डू को कंप्लीट कर लिया, आप इसको मार्क करना चाहते हैं एज डन, तो आप यहाँ पर कुछ एक एक्शंस करके कॉलम भी बना सकते हो, और मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो। मैं एक एक्शंस करके कॉलम बनाऊँगा और एक्शंस करके कॉलम यहाँ पर बनाऊँगा, कंट्रोल D और एक्शंस। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि
ये जो एक्शंस मैंने लिखा है यहाँ पर मैं कुछ बटन्स दूंगा, ठीक है। और टू डू का सीरियल नंबर मैं पास करूँगा, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन। और एक काम करते हैं, जो बटन है ना उसको हम लोग बूटस्ट्रैप से लाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि बूटस्ट्रैप से लाएंगे, देखते जाओ। हम कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, बटन्स पे क्लिक करेंगे और ये सारे बटन्स के कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से एक बटन कॉपी करेंगे। डार्क वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं डार्क वाला कॉपी करूँगा। यार आपको जो अच्छा लगे वो कॉपी करना यार, ज़रूरी नहीं है कि कोड विद एरी ने डार्क कॉपी किया हम भी वही कॉपी करेंगे भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, अपनी पसंद का कॉपी करो, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कोड कॉपी किया हमने और ये करके हम क्या करेंगे कि इसका href देंगे, href बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। और या फिर एक काम करेंगे, a href इज इक्वल टू स्लैश डिलीट और स्लैश टू डू डॉट सीरियल नंबर टाइप इज इक्वल टू बटन और यहाँ पर डिलीट। देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है, जस्ट देख रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, स्लैश डिलीट स्लैश 1 आ रहा है, डिलीट का डी तो स्मॉल कर देते, एंड पॉइंट है वो, हाँ ठीक है। ये कर दिया मैंने। और इसी के साथ साथ इसी टीडी में मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक और लिंक देना चाहता हूँ और देखता हूँ कैसे दिखेंगे साथ में। एक डिलीट आ गया, दूसरा फिर से डिलीट आ गया। तो एक काम करते हैं, दोनों को सबसे पहले तो बटन को थोड़ा छोटा करना है मुझे। बटन का कोई SM वाला है क्या? एक SM करके होता है बटन का, बटन SM। यार अभी ना बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है ना वो अपडेट हो गया है। मुझे पुराने वाले बूटस्ट्रैप की तो सारी क्लासेस रटी हुई हैं, बट इस बूटस्ट्रैप की ना कभी कभी थोड़ी बहुत, देखो अभी भी BTN SM ही है, बट कभी कभी मैं गलतियाँ कर जाता हूँ इसमें। तो अभी मैं अपने हाथ सेट कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ पर देखो इसमें BTN SM मैंने क्लास दे दी है और एक MX2 भी दूंगा मैं क्लास, ठीक है। यहाँ पर भी एक MX2 देता हूँ, मैं दूंगा MX2 नॉट 0, ठीक है। MX2 मैंने दिया, डिलीट दोनों को कर दिया मैंने। डिलीट नहीं करना है मुझे, डिलीट अपडेट करना है। MX2 नहीं दूंगा, MX1 दूँ क्या? MX1 देकर देखता हूँ। MX2 तो यार बहुत गैप हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो गैप, ठीक है। हाँ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैं अगर ये वाला बटन चाहूँ, देखो यार मैं ज़्यादा डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स में नहीं घुसूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि यार हैरी भाई आप ना डिज़ाइन कर रहे हो बैठ के, हमको क्लास सिखा रहे हो। तो यार ज़्यादा नहीं करूँगा, बस एक क्लास ऐड करने दो, बस एक क्लास, ठीक है। एक क्लास बस मुझे ऐड करने दो, ये वाली, और मैं मानूंगा नहीं, इसको ऐड करके ही मानूंगा मैं, ठीक है। चलो ये लास्ट था, ठीक है। ज़्यादा बटन को हम नहीं सजाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन इस सबमिट को भी ब्लैक करना पड़ेगा। देखो यार इतना तो करना पड़ेगा यार। अब ये मत बोलना कि यार अरे भाई आप तो यार पूरा सजा रहे हो इसको, पूरा इसको जो है फूलों से सजा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट आ गया। डिलीट के साथ साथ एक जो दूसरा हमारा होने वाला है बटन, वो हो सकता है अपडेट, ठीक है। एक अपडेट हो सकता है, एक डिलीट हो सकता है, ठीक है। और क्रिएट और रीड तो कर दिया। तो CRUD ऑपरेशंस बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं, कभी भी डेटाबेसेस के साथ हम लोग डील करते हैं। तो CRUD का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD, CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो यहाँ पर डिलीट का तो ये हो गया। अपडेट का मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अपडेट करना है तो आप मे बी एक दूसरे पेज पर जाओगे और आप वहाँ पर अपडेट करोगे, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ डिलीट बनाएंगे। तो ये दो एंड पॉइंट्स हमको बनाने हैं, एक तो अपडेट बनाना है, एक डिलीट बनाना है। शो हम नहीं बनाएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बनाकर दिखाया था। तो अपडेट और डिलीट हम लोग बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो डिलीट है वो कैसा दिखेगा और अपडेट है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अपडेट और डिलीट ये दो एंड पॉइंट्स हम लोग को बनाने हैं। तो यहाँ पर एक एरर भी आ रहा है मेरे पास, अगर आप लोग देखो कि व्यू फंक्शन मैपिंग इज ओवरराइडिंग एन एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये मुझसे ये कह रहा है कि यार आपने दो फंक्शन एक ही नाम से बना लिए। तो मैं इसका नाम जल्दी से अपडेट कर दूंगा, इसका नाम मैं फंक्शन का अपडेट करूंगा और इसका नाम मैं फंक्शन का जो है डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो फंक्शन एक अपडेट हो गया, एक डिलीट हो गया, दो एंड पॉइंट्स हमने बना लिए हैं। अच्छा, जो डिलीट है ना मेरा, वो एक इंटीजर लेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंट सीरियल नंबर लूँगा। तो डिलीट करके जो भी सीरियल नंबर मेरे पास आएगा मैं वो डिलीट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा to do डॉट क्वेरी डॉट ऑल लिखा हुआ है। मैं फ्लास इक्वल अल्केमी की डॉक्यूमेंटेशन को खोलूँगा, क्योंकि यार देखो हम लोग कोई चीज़ रटेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इस पेज को, क्विक स्टार्ट वाले पेज को जो है देखेंगे और उसके हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने डिलीटिंग का एक हमको ज़रूर एग्जाम्पल दिया होगा, और यहाँ पर हमारे पास, मैं कंट्रोल F करके डिलीट करता हूँ, इस तरह से डिलीट सर्च करता हूँ। डिलीट का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है, बट आई होप कि डॉट डिलीट करके हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। आई होप आई कैन सर्च, डिलीट मैंने लिखा
और यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ आना चाहिए फॉर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड्स फ्लास्क इक्वल अल्केमी। और यहाँ पर देखो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देखो यहाँ पर आ गया डिलीटिंग रिकॉर्ड्स डॉट डिलीट, और उसके बाद जो रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है वो आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो db.session.commit। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है todo.query.filter by, और उसके बाद मुझे कहना है कि वो वाली क्वेरी मुझे दे दो जिसका सीरियल नंबर इज इक्वल टू ये वाला सीरियल नंबर हो जो कि हमने पास करा है। और ये करने के बाद हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, किसको डिलीट करना है, उस टू डू को डिलीट कर देना है। तो हमें यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने देखा db.session.delete to do, db.session.delete to do, मैं इसका नाम to do ही रख देता हूँ, to do, और इसके बाद db.session.commit जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हम कौन है, हम आलसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर index.html लिखा हुआ है मैंने, और इसके बाद यहाँ पर देखो /delete/ ये लिखा हुआ है। तो ज़रा देखते हैं यार ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। तो कंट्रोल दबाकर सबसे पहले तो अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा जो कि बंद हो गया है। और यहाँ पर देखो मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि इज़ नॉट मैप्ड, मुझे कुछ एरर मिल रहा है। बाय द वे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये एरर पेज मुझे पता है क्यों दिख रहा है। ये एरर पेज मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना debug इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है। अगर मैंने अपना debug इज इक्वल टू ट्रू नहीं किया होता, जो कि मैंने यहाँ पर app.run के बाद लिखा हुआ था, app.run debug इज इक्वल टू ट्रू पोर्ट इज इक्वल टू 8000, अगर ये चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोग देखो कि ये चीज़ नहीं की होती तो क्या होता कि मुझे ये देखने को नहीं मिलता। अगर मैं debug को फॉल्स कर दूँ, जस्ट आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं debug को फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पर देखो सिर्फ ये मुझे बताएगा कुछ एरर आ गया, इंटरनल सर्वर एरर। मुझे एक्जैक्टली एरर नहीं बताएगा क्योंकि आपके यूज़र्स को आपका एरर नहीं दिखाना है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तब आपको एरर देखना है। तो जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तब डीबग को ट्रू रखें, वरना डीबग को ट्रू ना रखें। तो इसको रिलोड करेंगे जल्दी से, और यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया लगता है, और यहाँ पर debug इज इक्वल टू ट्रू करके रीस्टार्ट करूँगा सर्वर को, और अभी इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर। तो ये देखो मुझे यहाँ पर वापस से एरर देखने को मिल गया। देखते हैं क्या एरर है और ये एरर क्या कह रहा है हमसे। ये कुल मिला के ये कह रहा है कि क्लास इक्वल अल्केमी डॉट बेस क्वेरी इज़ नॉट मैप्ड। तो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ देखने की प्रॉब्लम के अंदर की क्या है। देखो यार मैंने todo.query.filter by किया और इसके बाद मुझे .first भी करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पहला रिकॉर्ड वो वाला चुनना है जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एंड दिस वर्क्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिस इज प्रोडक्ट्स पेज को रिटर्न नहीं करना है, मुझे रीडायरेक्ट कर देना है यूज़र को। कहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट कर देना है स्लैश पर। एंड यस ऑब्वियसली यू नीड टू इम्पोर्ट रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। अभी तो था ही नहीं वो, तो यहाँ पर ये डिलीट कर ही नहीं सकते, जो चीज़ है नहीं उसको क्या डिलीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूँगा, सबमिट करूँगा, फिर उसके बाद सेकंड लिखूँगा, सबमिट करूँगा। 2 टू डूज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब मान लो मैं ये वाला डिलीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला मैंने डिलीट कर दिया। और अब आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ पर ये लूप का काउंटर क्यों यूज़ किया था। आपको याद है ना, मैंने loop.index करके मैंने इस्तेमाल किया था, सीरियल नंबर को नहीं रखा था। अगर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को रख देता, todo.sno लिख देता यहाँ पर, प्रॉब्लम पता है क्या आती। प्रॉब्लम तब ये आती कि यहाँ पर मुझे ये जो नंबर्स है मेरे जंबल हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर 1 नहीं दिखता, 2 दिखता। मैं थोड़ी सी जिब्रिश डालूंगा यहाँ पर, जिब्रिश का मतलब फालतू टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पर, और आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट वगैरह अच्छे से आती है तो आप इसको फेच API कॉल में भी बदल सकते हैं, तो आपका पेज रिलोड नहीं होगा जब भी आप डिलीट कर रहे हैं। बट इसको हम इस तरह से देखो बहुत आराम से डिलीट कर सकते हैं। सेकंड को भी डिलीट कर दो। ठीक है, बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहेंगे। हम यहाँ पर इस फॉर लूप को इस तरह से नहीं दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि यार अगर ऑल टू डू की जो लेंथ है, तो मैं यहाँ पर JIF लिखूँगा, जिंजा इफ़ ऑल टू डू का जो लेंथ है, तो मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करूँगा जो कि आपको लेंथ देगा ऑल टू डू की। तो फिल्टर मैं बताता हूँ जिंजा में क्या होते हैं। जिंजा डेमलेटिंग में फ़िल्टर का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पर पाइप लगाकर एक कोई भी फ़िल्टर का नाम लिखते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ करके देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल टू डू, और उसके बाद पाइप लेंथ आपको इन ऑल टू डू की लेंथ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ ऑल टू डू लेंथ इस तरह से मैंने लिख दिया, इसके अंदर ये है, तो यहाँ पर एंड इफ हो गया। और मैं यहाँ पर एक एल्स भी डालूंगा, तो मैं जे एल्स लिखता हूँ। जे इफ एल्स मुझे लिखना चाहिए था इनफैक्ट, बट दैट शुड बी फाइन। अगर आपको सिर्फ इफ़ चूज़ करना है तो आप जे इफ़ लिखें, वरना आप जे एल्स लिखें। और ये कहाँ से आ रहा है बाय द वे, ये कोई फ्लास्क का बिल्ट इन चीज़ नहीं है, ये हम फ्लास्क स्निपेट्स वाले, ये जो हमारा यहाँ पर हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है, नॉट दिस वन,
दिस वन जिंजर टू स्निपेट किट, ये वाली जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है इसकी वजह से ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। जे ब्लॉक, जे इफ एल्स, जे एक्सटेंड, जे फॉर, जे रैंडम, जे वैर, जे फंक, जे राउंड, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जे यूआरएल, जे कॉल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किस लिए यूज़ कर सकते हो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर कोड कंप्लीशन के लिए यूज़ कर सकते हो, वरना आपको ये सब टाइप करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर इसकी जो लेंथ है वो इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो रिकॉर्ड, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम यहाँ पर ये फॉर लूप को दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कि मेरा सिंटेक्स करेक्ट है और मेरा सिंटेक्स गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है कि यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ओके, तो मुझे डबल इक्वल्स टू लगाना है, माय बैड, मैं इसको डबल इक्वल टू कर दूंगा और सेव करूंगा। और यहाँ पर अब मैं रिकॉर्ड नहीं रीलोड करके देखूंगा और यहाँ पर नो रिकॉर्ड लिखकर आ गया है, नो रिकॉर्ड लिखकर आ गया है यहाँ पर, विच मीन्स इट्स अ सक्सेस फॉर अस। बट ये कॉलम्स क्यों दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, देखता हूँ क्या इशू है। ओके, सो आई गॉट द इशू, मुझे इफ़ को ऊपर यहाँ पर भेजना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ कॉपी करके जो टेबल वाला पार्ट है उस पूरे टेबल वाले पार्ट को मैं कॉपी करके डालूंगा यहाँ पर इस एल्स के अंदर, यानी कि जब भी हमारा जो यहाँ पर एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर टेबल आनी चाहिए, और जो टेबल के जो एंडिंग वाले पार्ट्स हैं इसको भी हम लोग यहीं पर डालेंगे। और मैंने लगता है गलती कर दी एक, मैंने इसको सही से कट नहीं किया, तो टीआर के बाद ये, आई होप दिस विल वर्क, आई एम श्योर दिस विल वर्क यार। हाँ, तो देखो नो रिकॉर्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम कोई रिकॉर्ड डाल दें तो नो रिकॉर्ड लिख कर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, getbootstrap.com पर जाते हैं वापस से, और getbootstrap.com पर जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद मैं कंपोनेंट्स पे जाऊँगा, और मैं बस यहाँ पर कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना सिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर कोई इसको बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से इस तरह की चीज़ें अलर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अलर्ट वार्निंग रखूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल डार्क अलर्ट लगा देता हूँ, डार्क वाला जो अलर्ट है हमारा। तो डार्क वाले अलर्ट की क्लास क्या है, डार्क है। हमने बूटस्ट्रैप तो यूज़ कर ही रखी है, तो मैं यहाँ पर नो रिकॉर्ड की जगह पर, जहाँ पर मैं नो रिकॉर्ड लिख रहा हूँ वहाँ पर ये बूटस्ट्रैप डाल दूंगा, और यहाँ पर लिखूँगा कि प्लीज़ एडेड नो टू डूज फाउंड एड, यहाँ पर लिखूँगा मैं ऐड योर फर्स्ट टू डू ऐड योर फर्स्ट टू डू नाउ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना मैं करूँगा और देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। कहाँ गया मेरा माई टू डू, ये रहा। ठीक है, इसको रिलोड करूँगा, इनफैक्ट मैं रिलोड नहीं करूँगा, मैं वापस से फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहता, इसको डिलीट करूँगा, और यहाँ पर देखो नो टू डूज फाउंड, ऐड योर फर्स्ट टू डू नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐड योर फर्स्ट टू डू नाउ, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया योर टू डूज। यहाँ पर कोई टू डू है नहीं, तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। बाय द वे यार, ये ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई नो कि हम अभी यहाँ पर डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट प्लीज़ मुझे यहाँ पर इसको डार्क करने दो ताकि मैं इसको ब्लैक देखूँ, क्योंकि यार ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है यार। ठीक है, सो हमने यहाँ पर अपने नेविगेशन बार को बिल्कुल भी कस्टमाइज़ नहीं किया है। बाय द वे मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूं कि आप लोग इस नेविगेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं इसको एक्सप्लोरर को ज़रा यहाँ क्लिक करके कोलैप्स कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो कि यूएल यहाँ पर ये जो चल रही है, होम हमको चाहिए था, हम एक अबाउट पेज बना सकते हैं, वो आप बना लेना about.html, और एक एंड पॉइंट यहाँ पर बना लेना। मैं वो बनाकर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। ड्रॉप डाउन अगर आपको चाहिए इस तरह का, तो ड्रॉप डाउन भी आप लोग बना सकते हो, इस तरह से ड्रॉप डाउन आ जाएगा। बूटस्ट्रैप आपको आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है ये ड्रॉप डाउन की। ठीक है, तो मैं अभी के लिए ड्रॉप डाउन वाला LI हटा दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, मुझे इस सिंपल ऐप के लिए नहीं चाहिए। कभी चाहिए होगा तो आप लोग यूज़ करना यार इसको। ठीक है, और 2-3 चाहिए होंगे तो इनको कॉपी कर लेना। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिसेबल्ड वाले को भी हटा रहा हूँ, मुझे डिसेबल्ड भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ होम और अबाउट चाहिए, वो मैंने ले लिए। ठीक है, सर्च आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह आपको आती है, आप एक सर्च का एंड पॉइंट बनाकर टू डूज़ को सर्च करवा सकते हो, सिर्फ वो टू डू डिस्प्ले करा सकते हो जो कि आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है, सो अभी के लिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि नो टू डूज़ फाउंड, ऐड योर फर्स्ट टू डू हेयर। मैं यहाँ पर लिखूँगा गो शॉपिंग, और यहाँ पर लिखूँगा यू हैव टू गो टू शॉप टी शर्ट्स। ठीक है, सबमिट। तो यहाँ पर देखो गो शॉपिंग, यू हैव टू गो टू शॉप टी शर्ट्स, और यहाँ पर जो टाइम है देखो ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया कि आपने ये इस टाइम पर टू डू डाला था। अब आप इसको अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, देखो अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने अपडेट का कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया। मुझे एक अपडेट का एंड पॉइंट बनाना चाहिए, तो जैसे ही अपडेट का मैं एंड पॉइंट बनाऊँ तो होना क्या चाहिए कि अपडेट होना चाहिए।
तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक HTML बनाना पसंद करूँगा टेम्पलेट्स के अंदर, update.html, ठीक है। update.html यहाँ पर मैं बनाऊँगा। बाय द वे, update.html बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। जो हमारी टेम्पलेट इनहेरिटेंस होती है जिनजा में, वो किस तरह से काम करती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर index.html बनाया, मैंने यहाँ पर update.html भी बनाया। अब देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा नेविगेशन बार है, जब भी मैं चेंज करूँ, मान लो मेरे पास 10 पेजेस हैं टू डूज ऐप में, ठीक है, और मैं इस नेविगेशन बार को चेंज करना चाहता हूँ। मान लो मैं अबाउट की जगह अबाउट अस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज़रा सोचो, अगर 10 पेज होंगे तो मुझे उन सारे के सारे 10 पेजेस में जाकर अबाउट अस करना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस टास्क होगा। मैं कितनी टेम्पलेट्स को चेंज करूँगा यार। मान लो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कह दिया, जिसके लिए मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसने मुझसे कह दिया कि आपको ये सर्च बार हटाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सारे 10 की 10 टेम्पलेट से सर्च बार हटाऊँगा क्या? हटा सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, हटा लो। 100 पेजेस है तो 100 से हटा लो, मेहनत आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक आसान तरीका है टेम्पलेट इनहेरिटेंस, कि आप एक जगह पर इस सर्च बार को रखेंगे और जहाँ जहाँ आपको नेविगेशन बार चेंज करना है, वहाँ वहाँ आप इस नेविगेशन बार को चेंज कर सकते हैं। तो एक जगह नेविगेशन बार को रखकर हम अलग अलग जगह पर चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं वो काम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम एक बेस टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है, base.html। और एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास सिर्फ एक ही बेस टेम्पलेट हो, बट मैं आपको एक बेस टेम्पलेट से यहाँ पर बता रहा हूँ और आपको समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। तो base.html में वो चीज़ें रखते हैं हम जो चीज़ कॉमन होने वाली हैं, जैसे कि हेडर वेबसाइट का, फुटर, ये सारी चीज़ें कॉमन होने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन होने वाला है आप बताओ मुझे। यहाँ पर कम से कम हेड तक, तो इनफैक्ट बॉडी तक, इतना पार्ट तो कॉमन होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कट करूँगा, ठीक है, और मैं इसको बेस में डाल दूंगा, ठीक है। क्या किया अभी तक मैंने? सिर्फ जो चीज़ मुझे ऊपर से कॉमन दिखी उसको मैंने कट किया और मैंने उसको बेस में डाल दिया। फिर नीचे से जो चीज़ मुझे कॉमन मिलेगी, जो कि बॉडी, यहाँ पर इस तरह से मैंने बॉडी लिया था, बॉडी टैग, और वो चीज़ मैंने डाल दी। तो मैंने जो टेम्पलेट थी वो यहाँ पर ले ली। अगर फुटर होता तो फुटर को भी ले आता यहाँ पर, ठीक है। मान लो एक सिंपल सा फुटर मैं रखता हूँ यहाँ पर, बना सकते हैं हम लोग फुटर, बट अभी के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। बॉडी के अंदर बनाऊँगा फुटर, मैं भी बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। फुटर आप बना लेना, ठीक है, रख लेना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक जिंजा ब्लॉक बनाऊँगा जिसका नाम है बॉडी रखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉक, इनफैक्ट जे ब्लॉक लिखूँगा ताकि मेरा यहाँ पर शॉर्टकट में यूज़ कर सकूँ। और इस ब्लॉक का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इस ब्लॉक का नाम बॉडी रख रहा हूँ क्योंकि इनफैक्ट ये बॉडी ही है, तो इसका नाम मैं बॉडी रख रहा हूँ। और मैं यही ब्लॉक यहाँ पर डालूंगा। और मैं आपको ये चीज़ दोबारा समझाऊंगा, अभी ध्यान से लेकिन सुन लो आप, एक बार में समझ जाओ तो सच्ची कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक ब्लॉक यहाँ पर बनाया, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा बॉडी, और एक ब्लॉक, वही ब्लॉक हमने यहाँ पर index.html में फिल कर दिया। और इस index.html के टॉप पर मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जे एक्सटेंड, और मैं कहूँगा कि ये base.html को एक्सटेंड करती है। तो ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो index.html है वो base.html से स्टार्ट करते हुए बॉडी टैग को इस तरह भरती है। किस तरह भरती है? इस तरह भरती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। बाय द वे एक बात और बताऊं आपको, ये जो नेविगेशन है, मेरा नैव बार है, ये भी मेरा बेस में ही जाएगा। तो मैं नेविगेशन बार को भी यहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर Ctrl+V करूँगा। इनफैक्ट बॉडी के बाहर रखूँगा मैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर एक चीज़ तो रहेगी जो कि नेविगेशन बार है, वो तो कॉमन रहेगा base.html में, बट जो चीज़ अलग है index.html में वो हम यहाँ पर डालेंगे। अब मैं आपको इसका असर दिखाता हूँ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। रिलोड किया, इनफैक्ट मैं यहाँ पर माई टू डू पे क्लिक करूँगा। हमारी ऐप बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है, हमारी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। और मैं आपको टर्मिनल से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। देखो यहाँ पर यह आ गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ इज़ गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक बार और बताता हूँ टेम्पलेट इनहेरिटेंस को, अगर आप लोग को नहीं आई समझ में। base.html हमने यहाँ पर बनाई, ठीक है। base.html से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? base.html से स्टार्ट कर रहे हैं। और base.html से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि index.html को base.html से बनाया जा रहा है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर app.py में जाएंगे, जब आपका जो पाइथन फ्लास्क है वो देखेगा इस एंड पॉइंट को, वो बोलेगा ओके आपको स्लैश में जाना है, request.method तो पोस्ट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे सीधे यहाँ पर आना है, सारे ऑल टू डूज को लेकर आएगा, रेंडर टेम्पलेट करेगा index.html, तो ये जाएगा index.html में, ये बोलेगा ओके, यहाँ पर इसको दिखेगा extends base.html, ये बोलेगा अच्छा base.html से स्टार्ट करते हुए इस टेम्पलेट को बनाना है, कहेगा ठीक है। ये जो सारा का सारा जो भी मसाला है ना उसको कॉपी करके यहाँ पर ले आएगा, ठीक है, अंदर ही अंदर, ऐसा एक्चुअल में नहीं करेगा वो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अंदर ही अंदर कॉपी करके यहाँ पर ले आएगा। और उसके बाद जो ब्लॉक बॉडी है इसको हटाकर ये वाले ब्लॉक बॉडी का कंटेंट डाल देगा, तो आपकी ये वाली टेम्पलेट बन जाएगी और आपको इस तरह से दिखेगा। अच्छा, अगर मैं चाहता कि टाइटल भी अलग अलग हो, मान लो मैं यहाँ पर चाहता कि माई टू डू होम, कुछ इस तरह से चाहता मैं, ठीक है, डैश करके
इनफैक्ट यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से चाहता तो मैं एक जे ब्लॉक डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं जे ब्लॉक डालूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल, ठीक है, और इसके बाद जो भी टाइटल मैं डालना चाहता हूँ वो लिखूंगा और डैश करके माई टू डू। तो अभी अगर मैं इस तरह से डायरेक्टली इसको देखूंगा तो यहाँ पर ब्लैंक डैश माई टू डू आएगा, लेकिन मैं इस पार्ट को फिल कर सकता हूँ, इस ब्लॉक टाइटल को मैं फिल कर सकता हूँ। कहाँ पर? मैं इस ब्लॉक टाइटल को फिल कर सकता हूँ अपनी index.html में। मैं कहूँगा कि देखो भाई ब्लॉक बॉडी के अंदर तो ये डालो, लेकिन ब्लॉक टाइटल को भी भरना है और उसके अंदर डालना है क्या? होम, ठीक है, इस तरह से होम डालना है। अब देखो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो देखो होम माई टू डू, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि index.html के अंदर जो भी कंटेंट है उसके जो ब्लॉक्स हैं उनके कंटेंट को ये ले रहा है और उसको base.html के अंदर करस्पॉन्डिंग यानी कि जो सेम ब्लॉक्स हैं उनमें फिल कर दे रहा है, बस इतना कर रहा है। और फिर उसके बाद जो भी ये हमारी रिजल्टिंग टैबलेट है उसको रेंडर कर दे रहा है। तो ये होती है टैबलेट इनहेरिटेंस कुल मिलाकर। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो को, बट समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अब हम यहाँ पर कोई उस तरह की कोडिंग नहीं करना चाहते, बच्चों वाली कोडिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक्चुअल में प्रोडक्शन कोड लिखेंगे, हम उस तरह का कोड लिखेंगे जिसको कोई यूज़ करे, मेंटेन कर पाए और अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सबको कि मैंने क्या बताया। अब हमारे पास अपडेटिंग का काम बचता है, हमने एडिंग का काम देख लिया। इनफैक्ट जो CRUD ऑपरेशन होता है हमारा, मैं आप लोगों को बताता हूँ CRUD के बारे में। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट हमने देख लिया, रीड हमने देख लिया कि भाई कैसे रीड करके ये सारे डिस्प्ले कराने हैं, अपडेट हम देखेंगे, डिलीट हमने देख लिया, ठीक है। तो अपडेट ऑपरेशन बचा है हमारा। अपडेट ऑपरेशन हम लोग CRUD ऐप बनाना सीख रहे हैं। तो अपडेट जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है, तो हमें अपडेट के लिए एक एंड पॉइंट बनाना है। और अपडेट के लिए मैं बहुत सिंपल सा एंड पॉइंट बनाऊंगा। यहाँ पर स्लैश अपडेट तो है, लेकिन स्लैश अपडेट स्लैश इंट सीरियल नंबर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई स्लैश अपडेट स्लैश कोई भी सीरियल नंबर दे तो वो सीरियल नंबर यहाँ पर पास हो जाए, ठीक है, जैसे डिलीट में हुआ था। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी किस तरह से की मैंने, तो यहाँ पर देखो मैंने एक एंड पॉइंट बनाया। मैंने कहा देखो स्लैश अपडेट होने वाला है और एक इंटीजर होने वाला है, ठीक है, जो मैं डालूंगा। जैसे कि स्लैश अपडेट स्लैश 1 डाल सकता हूँ, स्लैश 2 डाल सकता हूँ, स्लैश 3 डाल सकता हूँ। यहाँ पर कुल मिला के ये हो रहा है कि मैं क्या करूँगा, टू डू डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय करूँगा। इस तरह से इस टू डू रिकॉर्ड को ले लूँगा जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस टू डू को, ये जो टू डू है मेरा, इसको एक टेम्पलेट में पास करूँगा जिसका नाम मैं update.html रखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं update.html के अंदर जो मेरा update.html है, update.html और all to do इज इक्वल टू, इनफैक्ट टू डू इज इक्वल टू डू लिखूँगा, ठीक है। टू डू पास करूँगा एक इसको और मेरे update.html में टू डू चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं स्लैश अपडेट के बाद एक नंबर दूंगा, उस नंबर के हिसाब से मैं रिकॉर्ड चुन लूँगा। जैसे मैंने अगर 1 चुना तो जिस भी रिकॉर्ड का सीरियल नंबर 1 है वो मुझे मिल जाएगा, जिस भी रिकॉर्ड का सीरियल नंबर 2 है वो मुझे मिल जाएगा, जो भी मैं नंबर दूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद मैं update.html को पास कर दूंगा वो चीज़, ठीक है। अब देखो क्या होगा, update.html क्या करेगा, मैं बना लेता हूँ update.html, बना ली मैंने, और मैं एकदम index.html को कॉपी कर देता हूँ एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। एक तो ये चेंज होगा कि update.html में टेबल नहीं होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको अपडेट योर टू डू लिख देता हूँ, अपडेट योर टू डू, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कंटेनर है इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, अपडेट योर टू डू मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर अपडेट टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टू डू टाइटल होगा, टू डू डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे ही मैं होम पेज पर जाऊँगा, ठीक है, जैसे ही मैं होम पर जाऊँगा और मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो अपडेट टू डू लिख कर आ गया। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो उस टू डू में लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिख कर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो जो इसकी वैल्यू है मैं लिखूँगा वैल्यू इज इक्वल टू, मैं वैल्यू इज इक्वल टू इस तरह से लिखूंगा और इसके अंदर वो वैल्यू डाल दूंगा। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को आपको लिखना पड़ता है तो आप डबल कर्ली ब्रेस यूज़ करके लिखते हो जिंजा टेम्पलेटिंग के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप कुछ इस तरह से लिखो, क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे टू डू डॉट टाइटल। सिमिलरली आप वैल्यू इज इक्वल टू डू डॉट DESC लिख दोगे, मैं यहाँ पर टू डू डॉट DESC कर दूंगा, ठीक है। टू डू डॉट DESC, ID इज इक्वल टू ये, वैल्यू इज इक्वल टू डू डॉट DESC, और इसको सेव करूंगा। और अब देखो अब मैं रिलोड करूंगा इसको तो यहाँ पर जो मैं टू डू अपडेट कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मान लो मैं यू हैव टू गो टू शॉप T-shirts एंड अदर क्लोथिंग, मान लो मैं ये करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही अपडेट पर क्लिक करूँ मैं चाहूँगा कि मैं अपडेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू स्लैश अपडेट स्लैश क्या करूँगा टू डू डॉट SNO,
टू डू डॉट सीरियल नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्लैश अपडेट स्लैश टू डू डॉट सीरियल नंबर। तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट मैं इस एंड पॉइंट पर मार रहा हूँ, सेम एंड पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पर इस पोस्ट रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल्स टू और इसके बाद मैं लिखूँगा पोस्ट। तब क्या करो, तब बेसिकली वही करो जो कि हम ऐड करते समय कर रहे थे विद सम चेंजेस। मैं बताऊँगा वो चेंजेस क्या होंगे। मैं इसको कट नहीं कॉपी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर डालूँगा इसको, टाइटल ले आऊँगा, डिस्क्रिप्शन ले आऊँगा, टू डू इज इक्वल टू, नया टू डू नहीं बनाऊँगा मैं यहाँ पर, मैं एग्जिस्टिंग टू डू को अपडेट करूँगा। तो मैं ये चीज़ लिख दूँगा कि सीरियल नंबर वाले टू डू को क्या करूँ, इस सीरियल नंबर वाले टू डू को लेकर आओ, और मैं इस तरह से ऐसे कर दूँगा, ठीक है। टू डू डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय सीरियल नंबर इज इक्वल टू सीरियल नंबर डॉट फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, एंड सिमिलरली मैं DESC के लिए भी करूँगा DESC एंड दिस शुड अपडेट द टू डू, रिलोड करूँगा वापस से इसको, और यहाँ पर एंड क्लोज अपडेट करूँगा। मेथड नॉट अलाउड लिख कर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड नहीं करी जो कि मैंने यहाँ पर ऐड करी थी, ये वाला पार्ट, मेथड इज इक्वल टू गेट पोस्ट। तो ये मेथड हमको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा, हमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो अलाउ करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर मार सकते हैं। अब मैं सेव करूँगा यहाँ पर, और एक चीज़ और करूँगा, एक बार हमने अपडेट कर दिया, हम रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट, और हम रीडायरेक्ट करेंगे कहाँ पर, यूज़र को स्लैश पर, ठीक है। रीडायरेक्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और अब यहाँ पर मैं इसको बैक करके रिलोड करूँगा वापस। इनफैक्ट मैं होम पेज पर जाऊँगा, अपडेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एंड क्लोज कर दूँगा, अपडेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो एंड क्लोज हो गया। फॉर सम रीज़न अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, नो टू डूज फाउंड, ऐड योर फर्स्ट टू डू हेयर, टाइटल यहाँ पर लिख देता हूँ रीड अबाउट PC पार्ट, यू हैव टू रीड अबाउट PC पार्ट्स। मान लो मैंने ये लिखा और यहाँ पर देखो मैंने गलती कर दी है, मैंने देखा बाद में यार मैंने तो यहाँ पर गलती कर दी है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपडेट पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर इसको कैपिटल Y करूँगा, अपडेट कर दूँगा, और यहाँ पर देखो यू हैव टू रीड अबाउट PC पार्ट्स। तो आप किसी भी टू डू को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी टू डू को आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब टाइमिंग अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं अपडेटिंग के टाइम पर तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सेम टाइम रखना चाहते हैं कब इसको क्रिएट किया गया था वो भी आप कर सकते हैं। आप कॉलम्स के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं इसके क्विक स्टार्ट पेज पर, और मुझे ये पेज बहुत अच्छा लगता है। क्विक स्टार्ट वाला जो पेज है हमारा फ्लास्क SQL अल्केमी का, क्विक स्टार्ट वाला पेज सब लोग पढ़ेंगे यार, फ्लास्क SQL अल्केमी का। मैं यहाँ पर क्विक स्टार्ट वाले पेज पर आ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ गया क्विक स्टार्ट, ये रहा क्विक स्टार्ट वाला पेज, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बंद करते हैं। ये पेज बहुत बढ़िया है यार, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इतना पढ़ के बहुत कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद सब लोग इस पेज को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह से फ्लास्क SQL अल्केमी को इस्तेमाल करना है। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया फ्लास्क के बारे में। हम लोगों ने टेम्पलेट इनहेरिटेंस को देख लिया, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया यहाँ पर, और ये ऐप भी बहुत अच्छी अभी लग रही है। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है या फिर अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को अच्छी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो मैंने बना रखा है, और जावास्क्रिप्ट मैंने अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स में भी पढ़ा रखी है। काफ़ी कुछ मसाला है इस चैनल पर, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस ऐप को एज इट इज़ रहने देंगे। आप लोग सर्च वगैरह फंक्शनैलिटी अगर यूज़ करना चाहते हैं, सर्च बार को यहाँ ला सकते हो आप, और कुछ भी सर्च बार पर लिखे कोई तो उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन से मैच करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अपडेट और डिलीट में अगर आप चाहते हो ये करते समय पेज रिलोड ना हो, तभी आप एजेक्स लगा सकते हो, एंड दैट शुड बी फाइन। आपको सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अभी के लिए हम लोगों ने एक बेसिक कर्ड ऐप बना ली है यहाँ पर, ठीक है। अबाउट पेज बनाना है, आप लोगों को याद रखना, ये काम आप लोगों को करना है। अबाउट पेज एक बना लेना है, इस टू डू को कैसे यूज़ करना है आप दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐड टाइटल, टू डू डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पर टू डूज़ वगैरह आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डिप्लॉय करेंगे हेरोकू पर, और हेरोकू पे किस तरह डिप्लॉय करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हेरोकू पर डिप्लॉय करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप हेरोकू पे जाएं, हेरोकू लिखें, ठीक है। हेरोकू लिखने के बाद क्लाउड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना लें, ठीक है। आप यहाँ पर अकाउंट अपना बना सकते हैं साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करके, और साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरना है, और आप यहाँ पर जो है फ्री अकाउंट अपना बना लो। फ्री अकाउंट बनाने के बाद
लॉगिन करो और फिर वापस आकर मुझे मिलो, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से इस ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो आप। सो गाइस ये हमारा अकाउंट हेरोकू पे बन जाएगा। आप लॉगिन करके आओगे तो आप लोगों को ये चीज़ दिखेगी। बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यार हेरोकू को इस्तेमाल करने का मज़ा हेरोकू CLI से है। तो हम लोग हेरोकू CLI को इंस्टॉल करेंगे, हेरोकू CLI, और यहाँ पर हेरोकू CLI को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देखना कि कितने आराम से आप लोग जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। मैक वगैरह में है तो आप मैक के लिए इंस्टॉल कर लो, उबंटू में हो तो उबंटू के लिए इंस्टॉल कर लो, मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट इंस्टॉल करेंगे इसको और वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने तक। बट उतनी देर में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग को बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को मैं सारे स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आप लोग को लेने हैं इन ऑर्डर टू यूज़ हेरोकू टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। आपको इस एप्लीकेशन को हेरोकू पे भेजना है। क्या हेरोकू फ्री है? हाँ, हेरोकू फ्री है और कुछ यहाँ पर चीज़ें पेड भी हैं, ये पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बट जितना हम काम करेंगे आज उसका फ्री से काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जल्दी से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप लोग को पाइथन वगैरह आती है तो आपको मालूम होगा यहाँ पर सब कुछ हमने लिखा हुआ है, सारी की सारी फाइल्स हमारे काम की हैं। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि एक गनीकॉन को और इंस्टॉल करेंगे। यूनिकॉन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है कि आप लोग इससे मल्टीपल थ्रेड्स में अपनी एप्लीकेशन को सर्व करा सकते हो और ये हमारी प्रॉक फाइल यूज़ करेगी। ये करने के बाद आपने करना क्या है कि उप्स 080 को लिख दिया मैंने, कीबोर्ड थोड़ा आगे करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल नहीं, पिप फ्रीज़ और requirements.txt, और पिप फ्रीज़ का जो आउटपुट है वो हम देने वाले हैं requirements.txt को। उप्स मैंने उल्टा लगा दिया ये साइन, मुझे इस तरह से लगाना है, पिप फ्रीज़ requirements.txt। और requirements.txt के अंदर सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी जो कि हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी इंस्टॉल कर लेगा कोई भी जिसको भी ये प्रोजेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, और इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अब इसके बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉक फाइल, और प्रॉक फाइल जो है आपका हेरोकू इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू डिप्लॉय दी एप्लीकेशन। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि कुछ फाइल्स दे रहे हो इसको हेरोकू को, और हेरोकू क्या करेगा कि उसको डिप्लॉय करनी पड़ेगी इन सारी की सारी फाइल्स को यूज़ करके। तो क्या करना है आपकी फाइल्स के साथ, आपने कुछ फाइल्स दे दी हैं, कुछ फोल्डर्स दे दिए हैं, उन फोल्डर्स के साथ क्या करना है ये आपको बताना पड़ेगा ना हेरोकू को। तो प्रॉक फाइल के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, अब वेब लिखें, गनीकॉन लिखें और ऐप लिखें। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि हमारी इस app.py को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, कि आपको debug = true की ज़रूरत है, नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको रहने देता हूँ। अच्छा, क्या आप स्टैटिक जो हमारी HTML CSS है वो यूज़ कर सकते हो? हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले जितनी देर में हेरोकू CLI हमारा इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि आप लोग HTML के अंदर कुछ CSS कैसे लिख सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। तो स्क्रिप्ट SRC अगर आप लोग लगाओ, SRC आप लिखो JURL, और JURL लिखने से क्या होगा, यहाँ पर JURL हम लोग लिखेंगे, URL फॉर स्टैटिक फाइल नेम = js/test.js। और आप JS फोल्डर यहाँ पर बना सकते हो स्टैटिक के अंदर, एक JS फोल्डर आप लोग बना सकते हो, इसके अंदर test.js फाइल यहाँ पर डाल सकते हो और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो console.log, और मान लो मैंने यहाँ पर हैरी लिखा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने हैरी लिख दिया, console.log हैरी यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इसको मैं रिलोड करूँगा और यहाँ पर हैरी आना चाहिए, नहीं आया हैरी यहाँ पर, क्यों नहीं आया भाई? क्या मैंने ओके, तो मैं यहाँ पर होम पर जाऊँगा, वापस से इसको रिलोड किया मैंने। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग, देखते हैं क्या गलत है। ठीक है, कौन सी फाइल में मैंने ऐड किया, base.html में मैंने सेव नहीं किया, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, सेव नहीं किया मैंने, और अब test.js जो है वो इंक्लूड हो गई है यहाँ पर, और मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर हैरी लिख कर आ गया। तो test.js हमने जावास्क्रिप्ट फाइल जो है स्टैटिक फोल्डर से लाकर यहाँ पर इंक्लूड कर ली। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, एक CSS फाइल को भी लिख सकते हो। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर लिंक और यहाँ पर CSS, और इसके बाद आप यहाँ पर टैब दबाकर वापस से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आप लिख सकते हो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ href को। ठीक है, JURL फॉर स्टैटिक और CSS/style.css। ठीक है, और आप एक CSS फोल्डर यहाँ पर डाल दो। ठीक है, एक CSS फोल्डर डाल दो और यहाँ पर इसके अंदर एक फ़ाइल बना लो,
स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस आप इसके अंदर लिख सकते हो बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, विच नॉट लुक गुड आई नो, बट मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो देखो बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, तो कस्टम स्टाइल शीट्स भी आप लोग डाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली हम लोग बॉडी के बैकग्राउंड को रेड नहीं करने वाले, डरो मत आप लोग, आपकी एप्लीकेशन सेफ है, आपकी एप्लीकेशन ओके। तो इसने क्या किया है कि इसको कैश कर लिया है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर दबाया तब ये गई। तो बेसिकली क्या करता है, कैश कर लेता है, CACHE, ठीक है। और आप कैश को क्या करते हो कि आपके ब्राउज़र में जो है स्टोर रहती है कैश, और उसको ये रीड करता है, तो कभी कभी अपडेट्स जो है वो डायनामिकली शो नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरह से आप स्टैटिक फाइल्स को भी सर्व कर सकते हो, बट अगेन मैं यहाँ पर स्टैटिक फाइल सर्विंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा हेरोकू जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, हम क्लोज़ करेंगे और एक नया टर्मिनल खोलेंगे, या आप इसको रीस्टार्ट कर लो पूरा का पूरा जो आपका ये फ्लाश 2021 वाला फोल्डर है। अब इसके बाद आप लोग हेरोकू लिख कर देखो, और यहाँ पर हेरोकू जो है वो काम नहीं कर रहा है हमारा, विच मीन्स कि हमारा हेरोकू जो है वो पाथ पे नहीं है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो हेरोकू है वो यहाँ पर आके इंस्टॉल हुआ है, दिस PCC प्रोग्राम फाइल्स हेरोकू, इस वाले फोल्डर में आकर ये इंस्टॉल हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि इस फोल्डर को, ये जो बिन वाला फोल्डर है, इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर env लिखूँगा, और मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एडिट करके, जो मेरा पाथ वेरिएबल है इसको एडिट करके इसमें ऐड कर लूँगा heroku/bin। वैसे ये ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली, हेरोकू ने ऐड कर दिया, तो पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा था वहाँ पर। लगता है मुझे पूरी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हेरोकू CLI ने काम किया हुआ है, तो मैं अभी के लिए कैंसिल करता हूँ इसको। बट फॉर एनी रीज़न अगर आपका अपडेट नहीं होता है ये, तो आप कर लेना। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लोज़ विंडो करूँगा और वापस से खोल लूँगा इसको, ठीक है। क्लोज़ विंडो करके अभी हेरोकू लिखूँगा तो चल जाएगा, देखो चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हेरोकू लॉगिन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे हेरोकू के अंदर, और यहाँ पर ये कह रहा है प्रेस एनी की टू ओपन अप द ब्राउज़र टू लॉगिन और Q टू एग्जिट। तो मैं कोई भी की दबा दूंगा और एंटर मारूंगा, और यहाँ पर ये मुझे जो है कह रहा है कि लॉगिन करो टू द हेरोकू CLI। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो ये शायद ले लेगा, बट मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल दूँगा, और मैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट और पासवर्ड अपना डाल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, आप देखो ये कह रहा है यू कैन क्लोज दिस पेज एंड रिटर्न टू योर CLI, इट शुड नाउ बी लॉग्ड इन। देखते हैं क्या ये सच बोल रहा है, हाँ ये सच बोल रहा है। और यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी दिखा रहा है जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं हेरोकू के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ करूँगा। मैंने सारे के सारी फाइल्स वगैरह डाल दिए हैं, यहाँ पर सब कुछ काम मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली एक गिट इनिट लिखूँगा, और अगर आपके पास गिट नहीं है, अगर आपने गिट नहीं कभी यूज़ किया है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लें गिट को, ठीक है। इंटरनेट पर जाकर gitscm.com के जो डाउनलोड्स वाला पेज है, यहाँ से गिट को इंस्टॉल कर लें डाउनलोड करके। मैंने चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है गिट के ऊपर। वैसे गिट ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इस ट्यूटोरियल के लिए। इसके बाद आप लोगों को करना है गिट ऐड डॉट, और उसके बाद आपको करना है गिट कमिट -m, और इसके बाद इनिशियल कमिट, और ये जो है कमिट हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है हेरोकू क्रिएट, और मैं लिखूँगा यहाँ पर टू डू कोड विद हैरी। तो एक प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, तो हेरोकू क्रिएट टू डू कोड विद हैरी। और यहाँ पर देखो इसने क्या किया कि टू डू कोड विद हैरी .heroku-app.com करके यहाँ पर एक लिंक दे दिया मुझे कि आपका जो यहाँ पर वेबसाइट है आपकी, इनफैक्ट जो वेब ऐप है वो आपकी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाकर ओपन करूँगा, और यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम टू योर न्यू ऐप, रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन इफ़ यू नीड हेल्प डिप्लॉइंग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली जो ये गिट रिपोजिटरी मैंने बनाई थी, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को दिखाता हूँ गिट रिमोट -v करके। और यहाँ पर देखो कि हमारी जो फैच और पुश है वो यहाँ से हो रही है, तो हमारा जो गिट है वो हेरोकू का यूज़ हो रहा है। हम गिटहब यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम हेरोकू के गिट को यूज़ कर रहे हैं। और मैंने अपनी गिट ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि गिटहब और गिट में डिफरेंस है। गिटहब एक सर्विस है जो कि गिट रिपोजिटरी होस्ट करने के काम आती है। गिट जो है कोर आपका प्रोग्राम है जो कि आपको वर्जन कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिट पुश हेरोकू मास्टर, और गिट पुश हेरोकू मास्टर लिखने के बाद मैं एंटर मारता हूँ, और यहाँ पर देखो ये पुश हो जाएगी हमारी गिट रिपोजिटरी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि बिल्डिंग ऑन हेरोकू 20 स्टैक, पाइथन ऐप डिटेक्टेड, इंस्टॉलिंग पाइथन 3.6, इंस्टॉलिंग पिप 20.1.1, सेटअप टूल्स, सब चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं, SQLite इंस्टॉल किया जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं। वाओ,
दिस लुक्स सो गुड एंड दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग। इतनी संतुष्टि मिलती है ना इस चीज़ को देखकर कि यार सारे काम जो हमने करे थे, सारी चीज़ों का फल हमको मिल रहा है। और ये लॉन्च कर रहा है और ये कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। और आई जस्ट होप कि यहाँ पर सब कुछ हमने सही से किया हो, एरर ना है। एंड येस, लेट मी सी, इसको ओपन करते हैं एंड एप्लीकेशन एरर। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हेरोकू लॉग्स माइनस टेल करके आप लोग देखो क्या आपने गलती करी है, कुछ एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हेरोकू लॉग्स माइनस टेल, और कुछ ना कुछ तो गलती मैंने यहाँ पर करी है। और वो गलती क्या है? सो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मैंने वेब कोलन के बाद एक स्पेस नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर कर दिया था। और अभी अगर हम लोग यहाँ पर इसको खोलकर देखें, नॉट द गेट URL, हमें ये टू डू codewithharry.heroku-app.com को खोलना है। और जैसे इसको खोलेंगे, देखो ये हेरोकू ऐप हमारी जो है खुल गई है, ये यहाँ पर आ गई है। देखते हैं काम भी कर रही है कि यहाँ नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर टाइटल लिखूँगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट देयर लिखूंगा, और डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग मैंने गलत करी है। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है। और ये मैं इसको अगर रिलोड करूँ तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि ये अच्छी तरह से रेंडर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक टेबल है, और टेबल के अंदर का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से ये ऐसे दिखा रहा है। तो सिर्फ एक जो मेरा TR है वो दिखाई दे रहा है, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रेंडर हो रही है। मे बी मैंने कुछ गलती करी है, मैं देखता हूँ मैंने क्या गलती करी है। base.html नहीं, मैं index.html में आऊँगा, और लोकल में पता नहीं ये गलती क्यों नहीं मुझे रिफ्लेक्ट हो रही थी। टेबल मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, एल्स के अंदर गया तो टेबल यहाँ पर आई, और टी बॉडी मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी। ओके, तो मुझे एक चीज़ करनी है, यहाँ पर टी बॉडी को मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो टी बॉडी जो है वो यहाँ पर अंदर ही अंदर रहे तो अच्छा है। और टी बॉडी यहाँ ख़त्म हुई, और जो टेबल है वो कहाँ पर आएगी? मेरी फॉर लूप के अंदर नहीं आएगी। टेबल मैंने गलती से फॉर लूप के अंदर डाल दी है, मुझे फॉर लूप के बाहर डालना है टेबल को। और टेबल बॉडी जो है मेरी, वो भी सिर्फ एक बार ही आएगी, जो TR है वो रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती करी हुई है जिसको हमें फिक्स करना है, और ये फिक्स हो गई है। और आप ये भी देख लो कि जब कोई गलती अगर हम कर देते हैं तो उसको फिक्स कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक दिस शुड वर्क, ठीक है, दिस शुड वर्क। तो यहाँ पर एंड इफ़ मैंने कर दिया है, और ये चीज़ जो है एल्स के अंदर आ रही है। और अगर कुछ भी नहीं है हमारे इस टू डूज़ ऐप के अंदर, कोई टू डू नहीं है, तब आपको अलर्ट मिलेगा, वरना आपको एक टेबल देखने को मिलेगी जिसका सिर्फ TR लूप के अंदर है, बाकी चीज़ें बाहर हैं। आई थिंक दिस शुड वर्क, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करूँगा, 3 चीज़ें करूँगा, git add डॉट करूँगा, git commit -m, और यहाँ पर लिख दूँगा फिक्स टेबल रेंडर इश्यूज़, और इसके बाद git push heroku master। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मेक श्योर योर रिपोजिटरी हैज़ करेक्ट राइट्स। हेरोकू मैंने जो है गलत लिख दिया था। ओके, सो यहाँ पर ये वापस से बिल्डिंग सोर्स कर रहा है, सारे के सारे काम दोबारा से कर रहा है। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करिए मेरी तरह, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पर कर दी थी। हेरोकू मास्टर मैंने जो है स्पेलिंग जो है काफ़ी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। ये क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है? वेट करते हैं थोड़ी सी, और वेट सब्र का फल जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है, हमें मालूम है। तो यहाँ पर देखो डन 50.9M, और ये अब लॉन्च हो रही है ऐप हमारी। इसको पूरा होने देते हैं, उसके बाद ही मैं खोलूँगा इसको, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा जो कोड मैंने लिखा हुआ है, सारी की सारी फाइल्स मैं आपको दे दूँगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई लिंक मैं दे दूँगा, जिससे गिटहब का या कहीं का भी कहीं ना कहीं आप लोग को ही मिल जाएगी। कंट्रोल क्लिक करें इस URL पर, और अब यहाँ पर देखते हैं डिस्क्रिप्शन डाल के रीड अबाउट PC पार्ट्स, और मैं यहाँ पर PC पार्ट से रिलेटेड ही कुछ लिखूँगा। सबमिट। वाओ, दिस इज़ ग्रेट। अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट एंड रिटर्न, ठीक है। अपडेट किया मैंने, यस, मार्केट एंड रिटर्न हो गया। डिलीट करता हूँ, ये मार्केट एंड रिटर्न वाला डिलीट हो गया। वाओ, दिस वर्क्स, दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। हमारा जो टू डूज़ ऐप है वो बन चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है। ये लिंक तो यार वैसे तो याद ही रख लो, to do-codewithharry.heroku-app.com, वरना
आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को ले सकते हो। और इसका जो HTML सोर्स कोड है वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है, बट मैं सारा का सारा सोर्स कोड आपको ये सारा का सारा जिप बनाकर या गिटहब पर डाल दूंगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो टेंशन तो लेना ही नहीं है उस चीज़ की कभी भी, जब भी आप यहाँ पर ट्यूटोरियल देखने आ रहे हो तो ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को फ्लास्क अच्छे से समझ में आ गया, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। वंस अगैन आप कुछ भी आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ भी एडवांस स्टफ कर रहे हो, SQL Alchemy की डॉक्यूमेंटेशन और फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन इज द प्लेस टू गो। कुछ भी पाइथन से रिलेटेड आप लोग कर रहे हो, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन या फिर जितनी भी नॉर्मल ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं पाइथन की, इंक्लूडिंग मेरे वीडियोस, सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को फ्लास्क समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यार जो फ्लास्क है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे अगर आप लोग पाइथन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज ज़रूर चेकआउट करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।